Assalamu alaikum and welcome to Zor Ka Jod, another day, and today is an off day in PSL 8 और PSL 8 को शिफ्टिंग की ये एक ब्रीदर मिलेगा बीच में बिकॉज अब जो सारे मैचेस हैं वो लाहौर और पिंडी में खेले जाएंगे. सो येस बट अ ब्रिलियंट मैच. कल हमें एक बहुत ज़बरदस्त मैच तो नहीं, एक बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस अगैन लाहौर कलंदर्स की तरफ से देखने को मिली और इस वक्त लगता है लाहौर कलंदर्स इज़ द मोस्ट अनस्टॉपेबल टीम. बट आज बहुत सारी डिस्कशन के टॉपिक्स होंगे बिकॉज आज कोई मैच नहीं है, सो मैच पे फोकस नहीं होगा. मगर कल के मैच पे थोड़ी बहुत बात ज़रूर होगी, मगर मैच से ज़्यादा फोकस होगा और बहुत सारी चीज़ों पर जो पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड है. मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है अदील अजहर. अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको. और हम मुबारकबाद भी देते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि उन्होंने वर्किंग डे वाले दिन जो है वो ऑफ डे दिया. इस बार दोबारा वीकेंड का इंतजार नहीं किया ऑफ देने के लिए. सो वेल डन टू देम. और वाकई जी ज़ाहिर है आज ब्रेक का दिन और ब्रेक अभी अब जब ब्रेक वीकेंड पे भी आया था तो सैटरडे को हमने काफ़ी तफसील से टूर्नामेंट को लुक बैक किया था. आई थिंक अ लॉट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट 2-3 डेज. सो एक डिस्कशन और बनता है अब तक के टॉप परफॉर्मर्स के हवाले से एंड वील हैव अ लॉट ऑफ थिंग. इनफैक्ट आप लोगों की भी एंगेजमेंट के हवाले से हमारे पास कुछ बड़े ज़बरदस्त प्लान्स हैं तो वो भी आप सुनते रहिएगा भी प्रोग्राम में. एज ऑलवेज माशाल्लाह आज जब लाला ने स्टूडियो में एंट्री मारी चश्मा लगाए हुए थे एंड वी बोथ सेड माशाल्लाह लुकिंग वेरी गुड लाला एक्सेप्शनली. आज चश्मा लगा के वो एंट्री ज़बरदस्त थी. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मैं लेट हो गया था. आप दोनों तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है. मैं नहीं हूँ इतना नहीं. इस फील्ड में मैं भी 10 मिनट पहले आता हूँ. जिनको मेकअप ज्यादा कराना होता है वो ज़्यादा जल्दी आते हैं. वो सवेरा तो माशाल्लाह 1.5 से 2 घंटे कहीं नहीं गया. आप देख लें, आप देख लें. देखिए परफेक्शन को और परफेक्शन करने में टाइम लगता है. ओह माय गॉड. क्या लाहौर में भी इरम इतना ही टाइम लेती होंगी मेकअप करने के लिए? ये तो इरम से पूछे. इरम से पूछ लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम इरम, कैसी हैं आप? मिसबा, इमाम, हाउ आर यू ऑल? ओ माशाल्लाह कलर जी. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. चेक करो शर्ट. आज इमाम आया है जख्मी रंग में. बारी बारी सब शिफ्टें लगा रहे हैं जख्मी रंग की. इमाम तो कालपोल की दवाई लग रही है. इमाम तो उसने पहननी थी ना कल, वो सपोर्ट भी किया उसने इस्लामाबाद. वैसे यार ऐसा कैसे हो गया? यानी कल इस्लामाबाद कल जब जिस तरह कोलैप्स कर रहा था मेरे जहन में सिर्फ एक ही बंदा आ रहा था. आई वाज़न्ट थिंकिंग अबाउट एनीवन एल्स. अली नकवी उनकी वाइफ भी मौजूद थी, कल इंटरव्यू दे रही थी. शादाब मिसबा की बात तो नहीं कर रहे ना? मिसबा की तो नहीं कर रहे ना? यानी जो बाय डिफॉल्ट सपोर्टर है ना उनके यार कल मुझे बड़े याद आ रहे थे कि ये इस्लामाबाद यूनाइटेड कल क्या रहा है. और नहीं मगर कल जो है ना इरम ने कन्नों से बचा लिया मिसबा को बिकॉज इरम ने आपके लिए चूज की थी टीम, वरना तो इस्लामाबाद. देखिए बात सुने, इसको इरम पे ना डालें, ठीक है ना? मिसबा ने शुरू से इंटरव्यूज में क्या है, हर प्रोग्राम में कहा है कि इसकी इस्लामाबाद की टीम है. एग्जैक्टली ये गलत है. मैं नहीं आज मैं बता रहा हूँ मैं स्ट्राइक कर दूंगा. ये हाँ ये ऐसे नहीं होगा. मैं खिलाफ है इस बात के. इस्लामाबादी थी इसकी. मतलब ये हुआ बताई थी वजह क्या बताई थी आपने? कहा अगर अबरार खेलेगा तो मेरी इस्लामाबाद होगी. अबरार खेला 4 में 50 दी है. बहुत कुट लगी है कल बेचारे की. मैं कह रहा था कि अबरार. चलो चलें जी ऐसा करते हैं कि हम अब पहले जो है वो जरा मैच समरी पे नजर डाल लेते हैं. कल जो वाहिद मैच हुआ था बिटवीन लाहौर कलंदर्स एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड और फिर उसके बाद जो है जरा इस मैच के ऊपर डिस्कशन अपनी स्टार्ट करते हैं. तो जी लाहौर कलंदर्स ऑफ कोर्स दे बैटेड फर्स्ट और एक बार फिर से बैक टू बैक 200 का स्कोर जो है वो इन्होंने पुट अप किया. 200 रन्स बनाए 7 विकेटों के नुकसान पर. और लाहौर की जानिब से ऑफ कोर्स एक बार फिर से फखर जमान है नासिर शफीक है. नासिर शफीक What a revelation he's proving. अब्दुल्ला शफीक. कहाँ से बेचारा याद आ गया लाला मुझे ये. अब्दुल्ला शफीक. मिसबा से आज रात तफसील से बात करेंगे असद शफीक बिकॉज इन्हीं के ही दौर में जो है असद मेड इट टू द अब्दुल्ला मेड इट टू अब्दुल्ला मुझे प्लीज शफीक आई विल कॉल हिम शफीक नाम. ऑलराइट शफीक. अच्छा जी फखर जमान एक बार फिर से अच्छी एक्शन में अच्छे फॉर्म में नजर आए. कल ही स्कोर्ड सम रन्स एज वेल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ 36 रन्स बनाए. So these were the top 2 scorers for them. Notable contribution from सिकंदर रजा. एक बार फिर से उन्होंने 10 गेंदों पे 23 रन्स बनाए और छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन डेविड वीजा और राशिद खान की जानिब से. इनफैक्ट दैट सिक्सर फ्रॉम राशिद खान वाज अमेजिंग. टॉम कारन जो कि इस्लामाबाद की टीम में अभी रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया, 3 विकेटें हासिल की 34 रन्स देकर. शादाब खान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया 34 रन देकर. द 2 टॉप परफॉर्मर. बट यस अबरार 4 overs 50 रन्स एंड 1 विकेट. ऑलराइट जी. इसके अलावा बाद में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जिस तरह आगाज किया था लग रहा था दे आर इन फॉर अ मैच देयर. उनके दोनों ओपनर्स जिसमें कॉलिन मनरो शामिल थे और रहमानुल्लाह गुरबाज. पहली विकेट इनफैक्ट 41 रन पे गिरी और चौथा ओवर चल रहा था 10 रन से वो कर रहे थे. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर्ड एज द क्लीशे गोज. लेकिन उसके बाद
वेल आई थिंक मेजर टाइम कोलैप्स। बाकी पूरी टीम 49 रन 49 रन का इजाफा करके जो है वो आउट हो गई। लाहौर की बॉलिंग के हवाले से हम बात करें, कल जो है वो पिक ऑफ द बॉलर राशिद खान रहे। 3 ओवर्स में उन्होंने 8 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को आउट किया। डेविड वीजा, हम कल ही उनका तो करियर खत्म कर रहे थे हम डेविड वीजा का, लेकिन क्या जबरदस्त कमबैक किया। मेंटोर बन गए थे कल। मेंटोर बहुत जबरदस्त बॉलिंग की जी, 3 विकेटें हासिल की। ही वाज द पिक ऑफ द बॉलर विदाउट डाउट। 17 रन उन्होंने दिए और 2 विकेटें सिकंदर रजा ने हासिल की। डेविड वीजा गॉट द मैन ऑफ द मैच। और इसी बात के साथ जो, और ये मैच ज़ाहिर है एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो है वो शिकस्त हुई है 110 रन से। तो लगे बंदे ऐसा करते हैं कि अगर हम पॉइंट्स टेबल पे भी अभी नजर डाल ही लें ताकि जरा इस मैटर को भी जो है वो हम निपटा लेते हैं। और लाहौर कलंदर्स की इस विक्ट्री का जो फायदा हुआ है वो ये कि वो अप लीफ फ्रॉक कर गए हैं मुल्तान सुल्तान के ऊपर। दे हैव गॉट अ मैच इन हैंड। लाहौर कलंदर हैज गॉट अ मैच इन हैंड। उन्होंने 5 मैचेस खेले हैं अगेंस्ट मुल्तान 6 और पॉइंट्स दोनों के बराबर हो गए और इतनी बड़ी बड़ी फतूहात लाहौर कलंदर हासिल कर रहा है कि उनका नेट रन रेट भी बहुत जबरदस्त हो गया है। मुल्तान सुल्तान 8 पॉइंट्स के साथ बट विद अ पुअर नेट रन रेट दूसरे नंबर पर है। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है उनके 6 पॉइंट्स हैं। उनका नेट रन रेट अब नेगेटिव में जा चुका है बिकॉज दे हैड अ ह्यूज डिफीट येस्टरडे। कराची किंग्स इस वक्त जो है वो नजरे जमाए हुए बैठा हुआ होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड की पोजीशन पे बिकॉज कल कराची किंग्स बाय द वे एक्शन में होगा। 4 पॉइंट्स कराची के हैं, पेशावर के भी 4 पॉइंट है विद अ वेरी पुअर रन रेट। एंड ऑफ कोर्स कोयटा ग्लैडिएटर एज वी ऑलवेज से सिटिंग कंफर्टेबली और बहुत ही सुकून के साथ बॉटम ऑफ द टेबल इस वक्त मौजूद हैं। Watching everyone play and win. ये है सूरत हाल। एब्सोल्युटली जी, ये है सूरत हाल। पॉइंट्स टेबल की भी सिचुएशन आपके सामने हो गई है। एज वी सेड अर्लियर, आज पीएसएल में आराम का दिन है और कल पीएसएल एक्शन में होगा इन द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ रावलपिंडी, उसके खूबसूरत से मैदान में, और एक नई जान जो है रावलपिंडी इंशाल्लाह इसमें फूक रहा होगा। सो चलें जी, कल जो है वो कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी हमें एक्शन में देखेंगे। बट मूविंग ऑन फर्दर, मैं वेलकम करूंगी, मुश्ताक अहमद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सो मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। और जैसे कि आज ऑब्वियसली ऑफ डे है पीएसएल का, सो बहुत सारी मजेदार डिस्कशन यहाँ पे होने वाली है आज। सो मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आज तो हमारा कोरम पूरा होने जा रहा है बिकॉज इंजी भाई भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इंजी भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक है और आप सब लोग भी ठीक है। थैंक यू इंजी भाई, थैंक यू। अल्लाह का शुक्र सब है। वेरी गुड वेरी गुड। सीन ऑन है, सीन ऑन है। वैसे इतना जबरदस्त सवेरा हमारा इस वक्त पैनल हो चुका है। हाउ कैन वी नॉट टॉक अबाउट द टेस्ट मैच दिस मॉर्निंग? अगर हम मुख्तसरन इसकी बात कर लें, मेरा ये ख्याल है, आई मीन जाहिर है हमारे तो इतने सीनियर्स यहाँ बैठे हैं, लाला 1 रन से टेस्ट मैच फॉलो ऑन पे जाने के बाद चौथी दफा टेस्ट क्रिकेट, पता नहीं कितने 2500 मैचेस हुए, कितने हुए हैं, चौथी दफा ये वाकया हुआ, 1 रन से एक मैच जीत रही है। कहा यह जा रहा है कि ग्रेटेस्ट टेस्ट मैच ऑफ ऑल टाइम, अजीम तरीन। आपने वैसे देखने का मौका मिला? मुझे बिल्कुल थोड़ा सा मैंने आखिर में देखा लेकिन मजा आ गया। टेस्ट क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट का अपना एक चार्म है, और कुछ और है खेलने का। और मेरे ख्याल में हमारा एक टेस्ट मैच हुआ तो वो भी याद है, इंजी भाई कप्तान थे बेंगलोर में, वो भी बड़ा जबरदस्त टेस्ट। इंडिया ने फॉलो ऑन लगाया और फिर हम रन्स बना गए थे। उससे पहले एक वसीम भाई की कप्तानी में भी हमने एक इंडिया से मैच जीते थे। तो इस तरह के टेस्ट मैचेस बड़ा मजा आता है कि एंडिंग इतनी जबरदस्त। हर दिन हमारे तो जब इंडिया से मैचेस होते थे तो लगता है हर दिन वनडे मैच हो रहा है उनसे। ऐसे ही है। तो टेस्ट क्रिकेट इस लेवल की ज्यादा बात, इसके अपने लेवल है, लेकिन ये कि टेस्ट क्रिकेट होनी इसी तरह की चाहिए और इन मुल्कों में ज्यादा नजर आए इस तरह की कंपटीशन। एंड ऑफ कोर्स इंजी भाई भी जो है वो एक बहुत ही सनसनीखेज टेस्ट मैच, 1994 में 95 की सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई थी, जब इंडिया यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कराची नेशनल स्टेडियम में, ऑफ कोर्स इंजी भाई वाज द विनर देयर फॉर पाकिस्तान। देखिए वो भी बड़ा जबरदस्त मैच था, लेकिन फॉलो ऑन पे जाने के बाद मैच जीत जाना, इंजी भाई आज तो कमाल कर दिया न्यूजीलैंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी कोई शक वाली बात नहीं है कि जी फॉलो ऑन के बाद इस तरह कम बैक करना ये बड़ा कम देखने में आया। जिस तरह आपने अभी भी बताया कि 2500 टेस्ट मैचेस में से सिर्फ 5-6 टेस्ट मैचेस ऐसे हैं जिसमें ये वाली चीज हुई है, तो वाकई सही बात है कि जी क्रेडिट जाना चाहिए। और जिस तरह की अब क्रिकेट हो गई है ना, जिस तरह की लोग तेज क्रिकेट खेलने लग गए हैं, अगर आप पिछले 4-5 साल से देखें ना तो अब टेस्ट मैचेस के भी रिजल्ट आने लग गए हैं। तो रिजल्ट टेस्ट मैचेस में भी ना एक नई सी जान दाखिल हुई है। ये T20 ने और इसने ना नई जान दाखिल कर दी है कि जी अब टेस्ट मैचेस ड्रॉ की तरफ नहीं जा रहे, लोग बहुत पॉजिटिव क्रिकेट खेलने लग गए हैं, जिसका एक नतीजा ये भी है। तो बिल्कुल इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जी उनको क्रेडिट जाना चाहिए, बड़ा जबरदस्त टेस्ट मैच था। और शाहिद जिस टेस्ट मैच के जिक्र कर रहे हैं ना कि जी एक हमने चेन्नई में टेस्ट मैच खेला था, शाहिद ने मेरे ख्याल में 138-140 किया था
तो मेरी और शाहिद की पार्टनरशिप लगी थी। मैंने कहा कि चलो, तो शाहिद ने ना कुंबले को टेस्ट मैच में स्वीप शॉट पे छक्का मारा, मैं दूसरे एंड पे खड़ा था। तो कुंबले में कहता है ना अपनी इज्जत का ख्याल करता है, ना बॉलरों की इज्जत का ख्याल करता है। क्या बात है जी, जबरदस्त। और इंजी भाई, कराची टेस्ट जाहिर है वो भी जो आप अच्छा, कराची टेस्ट में आप लोगों को याद होगा सवेरा, पता नहीं आप तो बहुत छोटी होंगी, मुशी भाई भी थे साथ, मुशी भाई, मैं यही कहने वाला था, उनके जो क्राउड में बैठ के मैंने मैच देखा था, भी याद है। दूसरी तरफ जो पार्टनर थे वो मुशी भाई थे, और इन दोनों के दरमियान एक नाकाबिले यकीन शेन वॉर्न अपना नया उस वक्त आया था और पता नहीं इतनी बड़ी बड़ी स्पिन किया कर रहा था, और वो भी क्या वैसे मजेदार मैच था। मुशी भाई आप भी थे उस मैच का हिस्सा, जाहिर है ये जो ग्रेटेस्ट टेस्ट मैचेस की लिस्ट बनाई जाती है उसमें ये वाला मैच भी जाता है, याददाश्त। अगर इस टेस्ट मैच का मुश्ताक से पहले अगर मैं कोई बात कर लूं, जी, तो जिस टाइम मुश्ताक मेरे साथ बैटिंग करने आया ना, तो एक तरफ से ना जो एंजल बॉलिंग कर रहा था और एक तरफ से शेन वॉर्न बॉलिंग कर रहा था। तो अब शेन वॉर्न था क्योंकि जी टर्निंग पिच और ऐसा मुश्किल बॉलर, दूसरी तरफ से वो तेज कर रहा था। तो मुश्ताक मेरे पास आया और मेरे से कहता है तू शेन वॉर्न की फिक्र ना कर, तू जो एंजल को खेल, शेन वॉर्न को मैं खुद मैनेज कर लूंगा। ओए लेवल चेक करें कॉन्फिडेंस का। क्या बात है। कॉन्फिडेंस नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कॉन्फिडेंस नहीं था। वो तेज भाग के, इतना तेज भाग के आ रहा था, पिच अनइवन थी। मैंने कहा अगर इसने मुझे बाउंसर भी मारा, शॉर्ट ऑफ लेंथ भी मारा, कोई उठ जाएगा, कोई बैठ जाएगा। मैंने इंजी को कहा, मैंने आप इसको संभाल लो। मैंने ये नहीं बताया कि मैं डर रहा हूँ, मैंने ये कहा मैं इसको तुम संभाल लो इंजी, इसको आप संभाल लो, शेन वॉर्न को मैं संभालूंगा। क्योंकि जाते ही मैंने ना शेन वॉर्न को एक स्वीप पे चौका मार दिया। तो इंजी के पास मैं गया, ओवर खत्म हुआ, तो मैंने कहा इंजी आप फिक्र ना करो शेन वॉर्न की, तू सिर्फ जो एंजल को संभाल, क्योंकि वो बहुत तेज भाग के वाइड ऑफ द क्रीज आके ना पीछे मार रहा है, तो उसको मुझे मुश्किल हो रही है जरा पकड़ने की। तो यार इंजी वहां पे हंस रहे थे खड़े होके, हम एंजॉय कर रहे थे एक दूसरे की कंपनी। मगर मुशी भाई, ये जो हम टेस्ट की बात कर रहे हैं और ये जो एकदम से टेस्ट में फिर से जान जो डली है, वो जान मुझे लगता है कि इंग्लैंड का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जब से शुरू हुआ है, वो कंपेटिटिवनेस आ गई है कि हाँ जी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल एट स्टेक, और वो मगर साथ ही साथ इंग्लैंड ने जिस ब्रांड की क्रिकेट टेस्ट मैच में भी खेलना शुरू कर दिया है, बहुत ही कमेंडेबल तरीके से खेल रहे हैं। आई थिंक जैसे ही गोरों को पता चला है ना कि ऑस्ट्रेलिया और ये इंग्लैंड वालों को कि जी स्पॉन्सरशिप भी नहीं मिली और टेस्ट क्रिकेट इज डाइंग इन देयर कंट्रीज, सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मैकैलम को लिया। मैकैलम आपको पता है 2020 और वनडे का और टेस्ट मैच का एक ही तरीके से वो क्रिकेट खेलता था। अब इसमें जो शाहिद बात कर रहा था ना इंजी की कैप्टनसी की और वसीम भाई की कैप्टनसी की, इंडिया का एक टूर किया था, तो शाहिद ने भी 100 किया था, उसमें इंजी मतलब कामरान अकमल ने एक 100 किया था, एक अब्दुल रज़ाक ने आई थिंक इस तरह के 100 किए थे। आप याद करो कि जो बंदा गेम को दूसरों से दूर कर देता है, आप वो टीम को हराना मुश्किल भी होता है और दूसरे बॉलर के ऊपर, ऑपोजिशन के ऊपर वो प्रेशर भी बड़ा पड़ता है। मैकैलम ने क्या किया कि जिस तरह मॉर्गन के टाइम के ऊपर मैं कोच था इंग्लैंड की टीम का, तो वहां पे एक मीटिंग हुई, मीटिंग में ये डिसाइड किया गया स्ट्रॉस से ऐसा खेला नहीं जाता था, स्ट्रॉस के नॉट टेक चांसेस। वो कहता था कि विकेटें हाथ में होनी चाहिए, एंड में जाके मारेंगे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ कि स्ट्रॉस ये मानता नहीं था, एंडी फ्लावर और हमने सब ने मिलकर मॉर्गन को कहा, मॉर्गन मियां अगर आपने ये क्रिकेट हमारी चेंज करनी है तो वी हैव टू प्ले डिफरेंट ब्रांड, और वो ब्रांड है कि हमने 300 प्लस हर मैच में करना है 50 ओवर में, और 2020 में पहले बॉल से जाना है। तो मॉर्गन ने अपना आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के कैप्टनसी को कबूल किया और उसने 2 शर्तें मनवाई। उसने कहा कि भाईजान, चीफ सेलेक्टर भी बैठा हुआ था, जेफ मिलर भी बैठा हुआ था, हम कोचिंग स्टाफ भी बैठे हुए थे। उसने कहा कि 2 थिंग्स आई नीड फ्रॉम यू गाइज, सिलेक्शन हैज टू बी माय वे, सिलेक्शन मेरी मर्जी की होगी, एंड पीपल विल नॉट गेट ड्रॉप एज लॉन्ग एज आई विल से टू यू गाइज। तो उसने सीधा सीधा कह दिया कि जी सिलेक्शन मेरी मर्जी की होगी, लड़का कोई ड्रॉप नहीं होगा मेरी मर्जी के बगैर। आप उसके बाद इनका ब्रांड चेक कर लें, टेस्ट मैचों में मैकैलम को रखने का मतलब ही उनका ये था कि अगर हमें स्पॉन्सरशिप चाहिए, हमें 2020 और 50-50 में जीतना है, तो वी हैव टू प्ले दैट ब्रांड। और सबसे बड़ा सोने पे सुहागा क्या हुआ, आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी की 2 टीमें फाइनल में कर दी, जिनके पॉइंट सबसे ज्यादा होंगे। उस पॉइंट्स को अचीव करने के लिए ये रिजल्ट के लिए जाते हैं, और इसी माइंडसेट के ऊपर उन्होंने कोच भी और कप्तान भी रखा है। बिल्कुल। मिसबा भी कुछ चिप इन कर रहे थे, मिसबा इन बिटवीन आप भी कोई बात कर रहे थे।
नहीं वो तो मैं पिछली बात जो हो रही थी उस हवाले से बात कर रहा था कि मुशी भाई कहते हैं ना, मैं बता नहीं रहा था इंजी भाई को कि मैं डर रहा हूँ, ये वजह है। मैं कह रहा था कि क्या है इंजी भाई को आप समझते हैं, पता नहीं चला होगा। ये तो अंडरस्टूड बात है ना, उनको पता था कि आप किस लिए शेन वॉर्न को खेलना वेल डन मिसबाह, वेल डन, वेल डन, आई लाइक दिस। मिसबाह कितनी जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग है मिसबाह, वाह। नहीं अच्छा कनेक्शन है। मिसबाह ने सही कहा, और ये मुश्ताक को डर भी पहली दफा लगा था। नहीं वैसे वाकई अगर हम यादगार टेस्ट मैचेस की बात करते हैं, मिसबाह का अपना जो आखिरी टेस्ट मैच था डोमिनिका में। अदील सॉरी टू कट यू। इसके बाद एक मैंने बड़ा बड़क मारी थी ना, पंजाबी में कहते हैं बड़क मारना, नारा। वो नारा मारा था मैंने। इंजी को, मेरी फ्लाइट इकट्ठी थी, हम जहाज में बैठे हुए थे। इंजी को कहा, मैंने कहा इंजी इस मैच से पहले मेरा कॉन्फिडेंस आप लोगों ने शटल किया हुआ था, मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते थे आप लोग। ये कॉन्फिडेंस अगले टेस्ट मैच में देखना कि बैटिंग मुझे आती है। इंजी को भी पता है, अंडर 19 से अंडर 14 से हम इकट्ठे खेलते आ रहे थे। मैंने कहा अब आप जरा चेक करना ये होगा क्या जरा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, अब मैं आपको परफॉर्मेंस करके दिखाऊंगा। अगली थोड़ी सी बात जो है ना वो इंजी करेगा कंटिन्यू। इंजी कैन यू कंटिन्यू दैट? उसके बाद हुआ क्या मेरे इस बड़क के बारे में? तो पिंडी में ना ये टेस्ट मैच तो दोनों इनिंग्सों में गोल्डन डक। तो अब मेरा एक दफा मैं ही साथ खेल रहा था, ये आउट हुआ ना, तो मैं इसके पीछे से, मैंने कहा मुश्ताक क्या हुआ? कह रहा है कि यार ये मैकडर्मट है ना, भाग के बहुत तेज आ रहा था। तो मेरे कदम नहीं निकल रहे। हालांकि 110 ओवर हो चुके थे उनके ओवर्स के, बस सिर्फ उसके मैं भागने के ऊपर का, मैं क्या ऑन दी अप जरा मारूं इसको, क्योंकि मैं अगली कदम मेरा निकलते डर लग रहा था मुझे जरा। कह रहे हैं ना कि 2-0 किए थे। मुशी भाई कह रहे हैं कि मैंने उससे पहले एक इनिंग में 1 किया था, 2-0 लगा के मेरा 100 हो गया। मिसबाह हम मिसबाह के भी आखिरी मैच की बात कर रहे थे, वो भी बड़ा यादगार मैच जा रही है इस लिहाज से तो कि मिसबाह और यूनुस दोनों का आखिरी टेस्ट मैच था। लेकिन शैनन गैब्रियल ने जो है वो बड़ा एहसान किया था उस पे अपनी विकेट फेंक के। वैसे वो भी अगर मिसबाह ज़ाहिर है वो तो बड़ी फ्रेश मेमोरी होगी आपके जहन में। इफ़ यू कुड जस्ट टेक अस थ्रू दैट, आई मीन वो बिकॉज दूसरी तरफ रॉस्टन चेस था जो कि 100+ पे बैटिंग कर रहा था। शैनन गैब्रियल का कहते हैं ना कि वो एकदम ब्रेन फ्रीज मोमेंट आया वहाँ पे। वो बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है, आपको मैं बताता हूँ उसके मतलब पूरा। एक तो वो ज़ाहिर है हमारा आखिरी मैच था, और जिस तरीके से वो चल रहा था मैच, और जितना बैडली एवरीबॉडी वांट्स टू बेसिकली विन दैट गेम, और जिस स्टेज पे वो पहुँच गई थी गेम, एक तो आखिरी 15 ओवर नहीं समझ आ रही थी, किसी भी टाइम मैच रुक जाएगा। वो कोई 1-2 कतरे बारिश के गिरते थे, फिर लाइट, तो वो अजीब सी एक सिचुएशन थी। थोड़ा सा हम लोग एक स्टेज पे हो गया कि पैनिक हो गया बॉलर्स में कि भाई ये आखिरी विकेट आ गई है और सिचुएशन ऐसी है किसी भी टाइम अंपायर जो है बॉल पकड़ लेंगे। तो वो सारे सिनेरियो में करते करते हम लोग उस स्टेज तक पहुंच गए जहाँ यासिर के ओवर की आखिरी ओवर, सेकंड लास्ट ओवर यासिर का आ गया, और उसमें जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो जैसी भी बहुत ही, मेरे लिए वो सबसे जो क्लोज मैच था जिसको कहते हैं टेस्ट मैच, और वो भी आखिरी टेस्ट मैच। तो जो गैब्रियल था वो, उसके साथ मेरी बड़ी अच्छी गपशप भी थी। मतलब वो बैठते थे जब भी हम बाहर पूल साइड पे, तो वो आगे बैठता था, डिस्कशन होती थी, बातें होती थी। और उसने जो है ना, उसने सीरीज़ के बाद बल्ला भी मेरे से कहा गया कोई एक बल्ला दे देना मुझे। मैं कहा ठीक है बल्ला ले लेना तुम। ठीक है। अब वो सारा स्नैरी हुआ, वो स्टेज आ गई, उसने शॉट खेला, शॉट खेलने के बाद वो आउट हो गया। उसके बाद जो हुआ वो ये हुआ कि मैंने ड्रेसिंग रूम गया तो भाई ना वो मिला, वो कहीं पीछे छुप गया। मैंने किसी और के हाथ बल्ला भिजवाया उसको, खैर बल्ला चला गया। जो भी अगले दिन वो फ़्लाइट थी हमारी, मैं अगली सीट पे बैठा हूँ, भाई आया ऐसे अंदर जहाज़ में एंटर हुआ है, उसने यूँ देखा है हल्का सा चोर आंखों से मेरी तरफ, और ना मुझे कोई हेलो किया ना कुछ, मुंह उधर को करके सीधा उधर को निकल। मैंने
मैंने कहा यार शॉट तूने मारी है, मेरी क्या गलती है, मेरे से किस लिए नाराज हो गया। दैट वाज सच अ स्ट्रेंज फीलिंग उस टाइम पे। यकीन करें उसके बाद वो जितनी देर आमना सामना होता रहा ना, वो नज़र बचा के इधर से निकल जाए उधर से निकल जाए, बट आई थिंक that was a special match for us, especially आखिरी मैच हुआ आपका और जिस तरह का मैच हुआ, really enjoyed that series and that game. लेकिन ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान पहली दफा वेस्ट इंडीज में सीरीज भी जीता था इस टेस्ट में। बिल्कुल बिल्कुल पहली दफा एक बार तो हम बहुत करीब आए थे, अगर आपको याद हो, वो जिमी एडम्स को खिलवा दिया था अंपायर ने, जब वसीम भाई की कैप्टनसी में। इंजी भाई आप भी थे उस टीम में, ज़ाहिर है। अच्छा, लाला भी थे वहाँ पे मैच में, जमैका में जो हुआ था किंगस्टन में, वो तो खैर जो हुआ सो हुआ। लेकिन बहरहाल जी, हमने सोचा कि जरा पीएसएल पे तो बात होती रहेगी, लेकिन क्योंकि आज इतना बड़ा टेस्ट मैच हुआ है, गालिबन वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट मैचेस इन द हिस्ट्री, तो हमने कहा जरा कुछ मेमोरीज भी अपनी पाकिस्तान की अजीम तरीन फतुहात पे रिफ्रेश की जाएं। और वैसे एक चीज मैं इंजी भाई से और पूछना चाहूंगी, इंजी भाई कौन सी ऑपोजिशन थी जिसके साथ बड़ा मजा आता था टेस्ट मैच खेलने का? कहाँ जाके, कौन से मुल्क में मजा आता था टेस्ट मैच खेलने का? टेस्ट मैच का मजा तो जिस तरह भी शाहिद ने भी जिक्र किया था कि इंडिया से जिस टाइम खेलते थे ना, तो टेस्ट मैच भी हर रोज वनडे ही होता था। तो हमने जो वसीम भाई की कैप्टनसी में भी जो हमने इंडिया की सीरीज की थी, जब मैं भी कप्तान बन के इंडिया गया था, तो ये दोनों सीरीजें बड़ी यादगार थी। या इंडिया भी जिस टाइम पाकिस्तान आया था तो वो भी सीरीज बड़ी मजेदार थी। तो इंडिया से मैच है ना हमेशा बहुत जबरदस्त रहे हैं हमारे, बहुत मतलब। और मैं इमाम से पूछूंगी बिकॉज ये जो लॉट है इनको तो पता ही नहीं है इंडिया से टेस्ट मैच खेलने की फीलिंग क्या होती है। सो इमाम, लगता है ये एक कमी सी है कोई कि टेस्ट मैच, बिकॉज इंडिया की, जब मैं इंडिया एट होम डोमिनेंस की इस वक्त बात करती हूँ तो इस वक्त बहुत ही कोई आउट क्लास डोमिनेंस है इंडिया की। एट होम तो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंस है कि 3 दिन में टेस्ट मैच ख़त्म करके साइड पे रख देते हैं। तो आप मिस करते हो ये चीज़ कि टेस्ट मैच नहीं खेलने को मिलता है इंडिया से, हम सिर्फ बड़े बड़े इवेंट्स में खेलते हैं? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से जितनी भी हमारी टीम्स में डिस्कशन होती हैं और आपस में प्लेयर्स बात करते हैं तो इस बात पे ज़रूर वो करते हैं कि हम, मेरे ख्याल से अनलकी है, क्योंकि इंडिया से खेल के आपका कॉन्फिडेंस भी और आपकी जो एक पहचान होती है वो भी एक ज़्यादा एक ऐड होती है और आप एक बेहतर प्लेयर बन के आते हो और आपकी कोई एक प्रेशर गेम्स होती हैं वहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा जो है इन्वॉल्वमेंट होती है, तो काफ़ी ज़्यादा इसको हमने देख के तो इन्जॉय किया है। 2006 सीरीज़ हमने बिल्कुल देखी थी, जो इंडिया की टेस्ट मैचेस हुए थे वो बहुत ज़बरदस्त थी, जो कनेरिया भाई ने बालाजी को आखिर में आउट किया था, मुझे अभी तक याद है। तो ये आपस में भी बात होती है कि इंडिया जाके खेलना, वहाँ पे परफॉर्म करने की जो फीलिंग है और इंडिया हमें हराना, ये बहुत ही अच्छी एक अचीवमेंट होती है जो आपको लाइफ में याद रहती है। तो ये जी बिल्कुल, अब कुछ हालात ऐसे हो गए हैं कि जिसमें मेरे ख्याल से अगर हम जाएंगे तो बड़ा टफ होगा, क्योंकि इंडिया की डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है टेस्ट में। लेकिन मेरी वही वाली बात कि हम जब आप लर्निंग प्रोसेस और जब आप एक एज अ बेटर प्लेयर बन के ही आते हो वहाँ से, जब आप टफ कंडीशंस में खेलते हो, तो मेरे ख्याल से अब ये मुझे लगता नहीं है कि आने वाले वक्तों में होगा कि हमारे प्लेयर्स या हमारे से आने वाले जो प्लेयर्स हैं वो इंडिया में खेलेंगे। बट ऑब्वियसली मिस करते हैं इसको, उस प्रेशर को, और वो जो एक्साइटमेंट होती है, स्पेशली टेस्ट मैच की एक डिफरेंट एक्साइटमेंट है वो भी इंडिया की। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। और कहा जाता था ना इंडिया के खिलाफ आप कुछ कर दे तो आप स्टार बन जाते थे। नहीं, बिल्कुल, लाला की वही जो इनिंग चेन्नई की बात हो रही थी, यानी जिस तरह वो इनिंग खेली थी, एंड देन ऑफ कोर्स कुंबले के 10-4। और इस वक्त बड़ी मजेदार बात है कि हमारे इस पैनल में माशाल्लाह वो 3 खिलाड़ी यहाँ बैठे हुए हैं जो कि कुंबले के उस 10-4 का जो है वो हिस्सा थे। और आज तक मुझे एक बात, मुशी भाई अभी चले गए, वरना बिकॉज़ इंजी भाई तो बोल्ड हुए थे, लाला कॉट बिहाइंड हुए थे, मोंगिया ने गलत आउट दिया था ना वो। मैं तो सोच रहा था कोई एक बंदा अपनी विकेट किसी और को दे गया, मुशी भाई ने कैच कोई कुछ कर देते हैं, वो not deserve that। वो अंपायर चंद्र प्रकाश जयप्रकाश पता नहीं कौन था वो अंपायर, उन्होंने बेईमानी की थी, लेकिन हमने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया था। हमारे ड्रेसिंग रूम में भी ये वाली बात चल रही थी, लेकिन हमने कहा था कि हमने इसको डिनाई किया था कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए कि जी कोई बंदा रन आउट हो जाए। तो ये अच्छी चीज की थी पाकिस्तान वालों ने, हम इस तरह नहीं कर सकते थे। एक और आपको मैं इंडिया और पाकिस्तान की मजेदार की बात सुनाऊं कि ये जी शाहिद भी खेल रहा था, वाला शाहिद को शायद याद हो या ना हो। तो हम दिल्ली में ना 2004 में या 5 में ना हमारा 6ठा वनडे मैच था और हम 3-2 से सीरीज जीत रहे थे। तो मुशर्रफ साहब ने आना था, मनमोहन सिंह साहब ने उधर से, इंडिया के वो प्राइम मिनिस्टर थे, और मुशर्रफ साहब आ रहे थे, तो वो 6ठा मैच रखा गया था। मैं बड़ा परेशान था, मैंने कहा यार सीरीज जीत गए 3-2 से, ये 6ठा मैच रख लिया, कहीं हार गए तो मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, मैच बिल्कुल इमरजेंसी में रखा गया था, तो दिल्ली की विकेट है ना वो इतनी तैयार नहीं थी। तो मैं जिस समय सुबह विकेट देखने गया ना, तो
रवि शास्त्री भी और मंजरेकर भी और 3-4 लोग और खड़े थे। उन्होंने कहा कि ये विकेट है ना, जो इस पे जो 150 कर गया ना, हाँ, तो वो मैच जीत जाएगा। और विकेट इतनी टूटी हुई थी क्योंकि जी 150 पे मुझे भी यही लग रहा था। खैर हम टॉस जीत के हमने बैटिंग की। अच्छा, शाहिद बैटिंग करने गया, तो शाहिद जिस तरह खेलता था क्योंकि शाहिद ना ज्यादा, क्योंकि जी पिच तेज है या स्पिन है तो इसके लिए सारी पिच एक जैसी होती थी। तो इसने जाते ही ना वहाँ 35 या 37 या 38 स्कोर किए थे इसने। अच्छा, वो पूरा सुनारी खोल दिया एकदम। अच्छा, प्रेशर इस चीज का था जिससे मैच से पहले ना वो मनमोहन सिंह और मुशर्रफ साहब है ना हाथ मिला रहे, शेक हैंड कर रहे थे ना, तो जैसे मुशर्रफ साहब ने मेरे से हाथ मिलाया ना, तो मेरे से कहते हैं कि इंजमाम आज हार के नहीं जाना। तो इस बात का मेरे ऊपर इतना प्रेशर और विकेट टूटी हुई हो, तो शाहिद ने जिससे वो 35-37 किया ना अपने स्टाइल से कि जी थर्ड तरफ लगे। अच्छा, उनकी पूरी टीम अंडर प्रेशर चली गई। हमने वहां उस पिच पे जहां सारे एक्सपर्ट्स की राय थी कि 150 करना चाहिए, हमारे से अल्लाह ने ना 325 करवा दिया। हमने इंडिया को 150 से पहले ही आउट किया। इंडिया 150 पे ही आउट हुआ। राइट। तो कि जी एक इनिंग्स भी या जिससे आप पॉजिटिव खेलते हैं या आपको इस तरह का स्टार्ट मिलता है, तो देखो कि हालात कैसे भी हो लेकिन रिजल्ट बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। जबरदस्त। 44 of 23 for लाला। लाला हमें एक ब्रेक लेना है। हम काफी देर से ये मजेदार डिस्कशन चल रहा है और लाल 44 of 33 बाय द वे 6 चौके और 1 छक्का इस इनिंग में शामिल था। अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जानिब एंड व्हाट एन अमेजिंग नॉस्टैल्जिक डिस्कशन दिस हैज बीन फॉर एवरी क्रिकेट फैन। इट वाज अ ट्रेजर। अभी बढ़ रहे हैं, हम एक ब्रेक की जानिब मिलेंगे। इस ब्रेक के बाद डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वाचिंग जोर का जोर। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। और बहुत मजेदार डिस्कशन चल रही है, मतलब जस्ट रीलिविंग दैट एरा जहां पे जबरदस्त टेस्ट क्रिकेट हमने देखने को मिलती थी और जबरदस्त टेस्ट क्रिकेट के इतने मजे के वाकये इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं। इंजी भाई, मुशी भाई, मिसबा, लाला, ये सारे वाकये जो है वाकयात हमसे शेयर कर रहे हैं। बट ब्रेक पे जाने से पहले लाला कुछ बात मैं सिर्फ इंजी भाई का एक्सपीरियंस जरा पूछना चाह रहा था, क्योंकि हम सारे बहुत ज्यादा ना बॉब विल्मर को प्रेज करते हैं और उसकी कोचिंग को, क्योंकि इंजी भाई का ताल्लुक बहुत ज्यादा क्लोज था। कप्तान भी थे इंजी भाई, और इंजी भाई थोड़े से गरम मिजाज इंसान भी इंजी भाई थे। अब थोड़े से रिलैक्स हो गए, लेकिन उस वक्त बहुत ज्यादा। तो इंजी भाई का कैसे, इंजी भाई आपने कैसे बॉब विल्मर को पाया एज अ कोच? बिल्कुल, शायद मेरा उसके साथ है ना बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा था और मैंने उससे ना बहुत कुछ सीखा कि जी क्रिकेट किस तरह खेलनी चाहिए और किस तरह मैच की तैयारी करनी चाहिए, किस तरह प्लानिंग करनी चाहिए। और मैं अक्सर बॉब विल्मर से, जैसे हमारी ड्यूरिंग द सीरीज थी ना, मैं बॉब विल्मर से कहता था कि मुझे ना लंबी प्रैक्टिस नहीं चाहिए, मुझे ना सिर्फ है ना 2 घंटे में चाहिए। तो वो लेके आता था ग्राउंड में और 10 बजे हम आते थे प्रैक्टिस के लिए और 12 बजे वो कोच में बिठा देता था और वो बोर्ड ऐसा सेट करता था प्रैक्टिस का कि अगर वो कुछ भी ना बोले ना, सिर्फ लड़के बोर्ड देख के ना पूरी प्रैक्टिस कर सकते थे अपने लिए। तो वो सारे जी किसने बैटिंग करनी है, किसने बॉलिंग करनी है, कितने मिनट किधर जाना है, किसने फील्डिंग पे सेशन पे जाना है, किसी ने, सब कुछ इतना बेहतरीन किस्म का ऑर्गेनाइज करता था। और उसका जो उनका कमिटमेंट का लेवल था, मैं अक्सर देखता था कि लड़के उससे कहते थे कि गर्मियों में कि 3 बजे प्रैक्टिस करनी है, लड़का नहीं पहुंचता था, बॉब विल्मर धूम में खड़ा होता था। सो और क्रिकेट को जो वो हमें प्रोग्राम बना के देता था कि जी जो दूसरी टीम का एनालिसिस करता था वो बड़ा ज़बरदस्त था। तो हमारा उसके साथ 3.5 साल का मेरा उसका और मेरा वो कोच था, मैं कप्तान था, बड़ा ज़बरदस्त टाइम रहा। और मेरे ख्याल में जिस तरह शाहिद ने जिक्र किया है, तो शाहिद और लड़कों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा बॉब विल्मर को। बॉब विल्मर का रोल बिल्कुल ऐसा था जैसे एक बाप का रोल नहीं होता, बड़ा जबरदस्त। एक्चुअली इस लेवल पे कोच का रोल होना चाहिए, बिल्कुल मैनेज करना और इंजी भाई जैसे आदमी को मैनेज करना। इंजी भाई तो वैसे बड़े नरम मिजाज और बड़े शगुफ्ता इंसान दिखते हैं। नहीं, इंजी भाई मैंने बहुत किस्से सुने, इंजी भाई की बहुत दहशत थी, मगर है ना, इंजी भाई कोई नया लड़का आता था तो वो बराबर नहीं बैठ सकता था इंजी भाई के बस में, ऐसा था इंजी भाई। यासिर हमीद के अलावा नहीं ऐसी नहीं, ठीक है, इंसान हूँ मैं, कमजोर था, लेकिन ऐसा नहीं था कि जी कोई मेरा मतलब मेरा सारे लड़कों से
जितने भी मेरे साथ खेले हुए लड़के हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सारों से ताल्लुकात मेरे बहुत अच्छे हैं। इमाम लेकिन एनजी भाई के साथ ना कोई फुटबॉल नहीं खेल सकता था, कोई सामने जाके एनजी भाई से फुटबॉल तो छीन के दिखा दे। क्यों? ना जी ना 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 ना, वो बंदा उधर ग्राउंड से बाहर पड़ा हुआ होता है। और इमाम घर में भी वैसे एनजी भाई कुछ ऐसे ही थे कि कोई बराबर में, चले एनजी भाई तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, बैठ सकता रहा, लेकिन घर में भी रोब था, मोहल्ले में रोब, मोहल्ला कह रहा हूँ, घर में खानदान में रोब है उनका। देखिए रोब तो है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, रोब तो है, लेकिन देखिए इनकी वो पर्सनैलिटी ऐसी है। लेकिन ये है कि हम सारे कज़न्स बहुत अटैच्ड हैं चाचू से, और जब ये खेल रहे थे तब भी, जब हम रात में हमें अक्सर घर में क्रिकेट खेलते हैं तो ये अक्सर खेलते भी हैं, अंपायर भी आके खड़े हो जाते हैं और ख़ुद भी खेलते हैं, तो मैंने तो बहुत इन्जॉय किया है। अब बाकी बड़े और जितने भाई हैं आपस में, ये उनको ज़्यादा पता होगा। हमारे बच्चों के, हम सब जितने कज़न्स हैं उनके साथ तो हमेशा ही बहुत इन्जॉय भी किया है और कराया भी है। नहीं वाकई, और स्कूल में भी भरम मारता होगा ना इमाम में, मेरे चाचू हैं इंजमाम उल हक, यार ये बड़ा एक भरम पड़ता होगा। चले जी, ग्रेट। अब हम आते हैं, अब मैच की तरफ वापस आते हैं जी, बिकॉज मजेदार डिस्कशन हुआ। आई होप एवरीबॉडी हैड अ गुड टाइम, वी एंजॉयड इट सर्टेनली। अब जरा स्टार्ट करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड। कल मैं मिसबा से ही स्टार्ट करूंगा इस डिस्कशन को। हम एक बात पहले ही देख चुके हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड अग्रेसिव गेम खेलता है। अब तो ऐसा लग रहा है आर या पार है जी, लेकिन जो भी हो जाए सिचुएशन, हमें अपनी गेम खेलनी है। मिसबा कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो कॉन्फिडेंस है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, दिस इज टर्निंग इनटू एन ओवर कॉन्फिडेंस नाउ? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी चीज़ है ओवर कॉन्फिडेंट, बट मैं हमेशा से पिछले 2-3 सीज़नों से जो मुझे एक कमज़ोरी या कमी नज़र आ रही है इस टीम में, वो यही है कि आप एक चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते। अगर आपने जीतना है, अगर आपने टूर्नामेंट जीतना है, तो उसके लिए आपको बैलेंस टीम चाहिए। बैलेंस मींस कि आप बड़े मैचों में जब भी जाएंगे या क्रंच सिचुएशंस में जाएंगे, तो आपकी इक्वली अगर बॉलिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। हर दफ़ा आप 180 से ऊपर का टारगेट चेज़ नहीं कर सकते, आपकी बैटिंग बहुत अंडर प्रेशर रहती है। एंड ऑब्वियसली एक ऑफ डे होगा आपका, आप चलो 180 नहीं कर पा रहे या 200 नहीं कर पा रहे, नीचे तो आप यू आर नॉट इन द गेम। और वो जो एक बहुत बड़ी खामी फिर दूसरी टीमों को नज़र आती है, वो बड़े आराम से उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं, जैसे कल लाहौर ने किया। तो मुझे लगता है कि कल भी इस्लामाबाद से जो मिस्टेक हुई, बैटिंग तो बाद की बात है। मैं समझता हूँ कि आपने नए बॉल पे, हम पहले भी बात कर रहे थे, विकेटें लेना लाहौर में बड़ा इम्पॉर्टेंट है। पहले 6 ओवर अगर आपके पास स्विंग करने वाला बॉलर, जब्रार की भी बात हो रही थी, वो विकेट टेकिंग ऑप्शन की बात हो रही थी। आपने पहले 6 ओवर में कोशिश करनी है कि वो बॉलर आपके पास ज़रूर हों जैसे लाहौर के पास है, जो आपको विकेटें दिला सके। अदरवाइज़ जिस तरह की डायमेंशंस हैं, जिस तरह की यहाँ पे पिचें हैं, 200 रन जब बोर्ड पे लग जाएंगे तो आपके पास 11 अगर वेवन रिचर्ड भी होंगे, उनके लिए भी आसान नहीं है वो चेज़ करना। तो एक तो ये चीज़, और दूसरी चीज़ ऑब्वियसली कि कहीं ना कहीं आपको इन बिटवीन गेम ज़रूर थोड़ी सी खेलनी पड़ती है, जैसे कल लाहौर ने खेली, परसों भी खेली। अब्दुल्ला शफीक बार बार हम बात कर रहे हैं, बट वो जो स्टेबिलिटी उसने दी है नीचे आके, और थोड़ा सा ऊपर वाले बैट्समैनों को और करेज भी दिया है। सैम मेलिंग और अब्दुल्ला शफीक के आने से पूरा उनका टॉप ऑर्डर और लोअर मिडल ऑर्डर जो है वो इतने कॉन्फिडेंट हो गए कि यार 2 पक्के प्लेयर आ गए हमारे पास जो हर तरह की गेम खेल सकते हैं, मुश्किल बॉलिंग भी खेल सकते हैं। उनको पता है कहाँ पे हमने गेम को थोड़ा लंबा खींचना है, कहाँ हमने अटैक करना है। तो आप देखें सडनली लाहौर ऐसे लग रही है कि लाहौर इज़ दूसरी टीमों से बहुत आगे है, वो बहुत आगे, बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है बॉलिंग और बैटिंग की। बिल्कुल। और इरम, मैं वही इस्लामाबाद यूनाइटेड की यही बात करना चाहूंगी, अडेप्टेबिलिटी का इशू लगा कल मतलब जो लाहौर की कंडीशंस थी उसके तरीके से ऐसा लगा कि इस्लामाबाद ने उस कंडीशंस को अडेप्ट नहीं किया। जब वो बैटिंग के लिए आए, आपको फायर पावर पता है, बट फ्रॉम द वर्ड गो वाज नॉट द स्टाइल टू प्ले इन लाहौर, और मेरा ख्याल से वहीं चूक गई इस्लामाबाद। जी बिल्कुल, मैं इस चीज़ पे मिसबा भाई को बिल्कुल सेकंड करूँगी। बिल्कुल सही उन्होंने बात की है कि जिस तरह की कंडीशंस थी, वो किसी एक चीज़ पे मुझे ऐसा लगता है कि वो बैटिंग पे ज़्यादा जो है उनकी इस्लामाबाद जो है वो
ज़्यादा रिलाई कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने अगर रुमान रईस को भी बिठा दिया और आपने फारूकी जिसने पिछले मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की है, आपने उसको भी बिठा दिया, तो वही बात है कि आपके पास इवन बॉलिंग में नया बॉल करने के लिए कोई ख़ास बॉलर नहीं है। और बैटिंग में देखें, जब भी सेकंड टाइम बैटिंग आएगी ना, और बिल्कुल सही बात है, हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे, तो जब भी सेकंड टाइम बैटिंग आएगी ना, तो कह लें कि बहुत से बैटर्स हैं उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो थोड़े से थके हुए होंगे फील्डिंग में, और इतना स्कोर खाने के बाद फील्डिंग में भी भागना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ऐसा होगा तो इस्लामाबाद थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा। हाँ, ये है कि इस्लामाबाद को जल्द जो है कंडीशंस को अडेप्ट करना होगा, और उन्हें किसी एक चीज़ पे रिलाई नहीं करना, उनको प्रॉपर बैलेंस टीम बनानी है, और तभी वो कह लें कि आगे टूर्नामेंट में कुछ बेहतरी दिखा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ ज़रूर ऐड करूँगा कि देखें इस्लामाबाद की जो पिछले 2 मैचों की परफॉर्मेंसेज अगर आप देखें तो वही चीज़ जो स्टेबिलिटी फैक्टर था ना, वो वंदर दूसन था। उसका जो कंट्रीब्यूशन था ना, जैसे अब्दुल्ला शफीक वाला कंट्रीब्यूशन, कि वो उसने आके अगर आउट भी हो गए तो थोड़ी स्टेबिलिटी दी, पार्टनरशिप लगाई और बेस 10 ओवर तक वो ले गया। एंड देन वो इस्लामाबाद की सडनली जो नीचे वाली बैटिंग है, आज़म खान, आसिफ अली, फ़हीम, वो बहुत ही फिर डेंजरस हो जाते। तो कल वो मिस आउट उन्होंने किया है, तो कोई और ऐसा बैट्समैन उनकी बैटिंग लाइनअप में नहीं है जो अपने आप को उस सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सके। राइट, एब्सोल्युटली। आपको हमारी स्क्रीन पर इस वक्त ये नंबर भी नजर होगा, और हमारे जोड़ का जोड़ के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हमारे इंतहाई डिस्टिंग्विश्ड पैनल से वो कोई सवाल पूछना चाहें तो वो भी पूछ सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। स्टार्ट कॉलिंग अस, और शॉर्ट सवाल रखिएगा, मुख्तसर टू द पॉइंट रेलेवेंट सवाल, जोरदार सवाल कोई पूछें, कोई मेरा नाम ले दें, लाला मेरा नाम ले लें, नहीं ये वाला नहीं, अच्छा सा सवाल पूछें, छोटा सा सवाल, और हमारे एक्सपर्ट पैनल आपके सवाल का लाला ने मेरा नाम ले लिया। बाय द वे, वक्त हो गया है अब ब्रेक का। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। और बात हमारी हो रही थी कल जो मैच खेला गया लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, जिसमें लाहौर कलंदर्स ने टोटली आउट क्लास कर दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड को। लाला, एक चीज इन अ नटशेल अगर मैं आपसे पूछूं, इतना बड़ा क्या एक टीम इतनी सॉर्टेड जो आपको दिख रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड, हम स्टैट्स पे काम करते हैं, कल भी हमने यही कहा था, एक टीम है जो स्टैट्स पे काम करती है, एक टीम दिल से खेलती, क्या इतना बड़ा इशू हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ कि पूरी टीम इस तरह फॉल्टर कर गई? मेरे लिए भी काफ़ी सरप्राइजिंग था कि मैं समझ रहा था कि अच्छी तगड़ी ऑन लिस्ट, सबको पता है कि इस्लामाबाद की टीम बहुत तगड़ी टीम है, बैटिंग लाइनअप अगर आप देखें उसके, लेकिन उसके बाद इस तरह की परफॉर्मेंस, वो पेशावर ज़ल्मी ने तो चलो एटलीस्ट फाइट कर ली थी, लेकिन एटलीस्ट चले आप 170 180 तक तो पहुंचो यार। वही मिसबा वाली बात है कि थोड़ा सा गेम को लेके तो चलो ना। अगर जल्दी विकेटें गिर गई हैं, एक आधा प्लेयर थोड़ा कहता है कि यार थोड़ा मैं थोड़ा गेम को लंबा कर देता हूँ, उनकी तरफ से नजर ही नहीं आया, जो आ रहा था। आई मीन थोड़ा सा गेम को लेके चलो, सिचुएशन बिल्ड होती है, आप बिल्ड करते हो, इनिंग्स को बिल्ड करते हो, थोड़ा सा कोई बात नहीं प्रेशर लेते हो, एंड देन फिर प्रेशर डालते हो आप। लेकिन मेरे ख्याल में तो बिल्कुल आउट क्लास कर दिया लाहौर की टीम ने, आउटस्टैंडिंग। बिल्कुल एक ब्रीदिंग स्पेस भी बीच में, मगर एक इंसिडेंट हुआ लाला उस दौरान जिस पे बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे बात हो रही है। हारिस रऊफ, जिस वक्त शादाब आउट होकर जा रहे थे तो हारिस रऊफ वो टीज करते हुए, ठीक है दोस्त साथ खेलते हैं, दोस्ती होती है, बट आपके हिसाब से शादाब इरिटेटेड लग रहा था, अगर आप देखें वो एंजॉय नहीं कर रहा था इस चीज को कि यार हटो वाला है। शादाब इस्लामाबाद की टीम का कप्तान है यार, वो आउट होगी कोई खुशी से तो नहीं बाहर जा रहा होगा। हारिस रऊफ, हम पहले कहें कि एग्रेशन अच्छी चीज़ है फास्ट बॉलर की, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके चलो। तो जब पहला आउट किया फिर भी वही मुक्के शुक्के और ये वो, थोड़ा रिलैक्स रहे, चेक करें कि उसने लास्ट 5 मैचों में क्या परफॉर्मेंसेस दी हैं, उसकी इकॉनमी चेक करें, कितना रन दे रहा है, वो आउट कर नहीं रहा। तो अपनी पहली जिसकी वजह से वो हारिस रऊफ है, जिन परफॉर्मेंसेस की वजह से उस पर फोकस करे, उसके बाद एंजॉय करे चीजों को, करे बिल्कुल करे, लेकिन थोड़ा सा अपनी क्रिकेट पे ध्यान दे तो बेहतर है। अगर मैं गलती पर ना हूं, लास्ट ईयर भी सवेरा एक वाकया, कामरान गुलाम को भी एक थप्पड़ मारने वाला केस हुआ था, वो भी हारिस रऊफ ही, अगर मैं गलती पर ना हूं वहां पे थे। ऑफ कोर्स इमाम, आपके दोनों कंटेम्परेरीज हैं, आप दोनों के साथ खेलते हैं, काफी ऑब्वियस लग रहा था शादाब वाज नॉट एंजॉयिंग दैट, उसको खुशी नहीं हो रही थी, और वो फिर हारिस जो वो करता हुआ जा रहा था। हाउ डू यू लुक एट इट, लाइक फाइन मूव ऑन यार, जो हो गया, बट या फिर वाकई आपको लगता है दैट शादाब के साथ ये चलता है, हंसी मजाक शोहल ये चलेगा? I think मुझे लग रहा है इमाम आपके माइक में कुछ इशू है, जिसकी वजह से जो हमें सही तरीके से नहीं आ रही है। अगर लाहौर में कोई चेक कर ले इनका माइक तो हम
फिर इमाम से बिल्कुल उसका जवाब ले सकेंगे। बट एक और चीज़ जो कि हम इमाम से बिल्कुल वो जवाब लेंगे, बट लारा एक और चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट अब डिस्कशन आगे बढ़ती है और टॉपिक बनता है। हमें ये पता है कि हमने वर्ल्ड कप खेलना है इस टाइम फ्रेम में, हमने इस साल ODI वर्ल्ड कप खेलना है, हमने अगले साल T20 वर्ल्ड कप खेलना है। राइट नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द टैलेंट जो हमें दिख रहा है PSL 8 में, सो मुझे ये लगता है पिछली मैनेजमेंट ने जितना शोर मचाया था, कोई टैलेंट नहीं है, यही है बस, यही है बस, कोई रोनाल्डो मेसी नहीं खेलते हमारे पास और फलाना नहीं करते और ये नहीं करते, इतना टैलेंट दिखा है। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर की अब क्या जॉब होनी चाहिए वंस PSL 8 ख़त्म होता है? सिंपल सी जॉब है, कोई इतनी मुश्किल रॉकेट साइंस तो है नहीं। जो आपके टॉप परफॉर्मेंस हैं ये, और जो आपके उसके अंदर जो डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मेंस जो 2-3 साल से परफॉर्म कर रहे हैं, उनको ले आए, कैंप लगाएं, 20-25-30 लड़कों का कैंप लगाएं। आपको इंडिया जाने से पहले आपके पास 4-5 स्पिनर्स की लाइन लगी हुई हो कि उसके अंदर आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ पे स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा इंडिया में। तो बाकी तो हमारी बैटिंग लाइन तकरीबन ऑलमोस्ट वही है, एक आधा अगर चेंज हो गया, लेकिन तो स्पिनर्स का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फास्ट बॉलर भी माशाल्लाह से हमारे पास हैं, लेकिन वही वाली बात जो करते रहे हैं कि आप अपनी बेंच को जितना ही स्ट्रॉन्ग करोगे, और इस वक्त हम कर सकते हैं अपनी बेंच को स्ट्रॉन्ग, ठीक है। हमें अपने आप को बेंच जब स्ट्रॉन्ग होगी तो हमें अगर शाहीन को कहीं रेस्ट देना हो, हारिस रऊफ को देना हो, या किसी और प्लेयर को रेस्ट देना हो, तो हम देख के हमें ये फिक्र ना हो कि यार ये नहीं था जिसकी वजह से हम हार गए। नहीं, वो प्लेयर जो बेंच पे बैठा है वो भी इतना स्ट्रांग हो कि वो जाए, खेले और उसी तरह ही परफॉर्म करे। उसको चांस भी देना है, हमें खिलाना भी है। कभी कभार सीरीज के अंदर ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि आप सीरीज जीत जाते हो तो आप किसी और लड़कों को मौका देते हो, वहां पे भी दे सकते हैं। तो हमें एक अलग से, जो पहले भी कहते रहे कि एक अलग से ए टीम होनी चाहिए। बिल्कुल जी। हमने आज के प्रोग्राम में जो ज़ाहिर तब्दीली की थी वो ये थी कि आपकी आवाज़ को भी प्रोग्राम में हम शामिल कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हमारा हैशटैग चलता है, लेकिन आज हम आपकी टेलीफोन कॉल्स ले रहे हैं और नंबर आपकी स्क्रीन पे वक्तन फवक्तन जो है वो आता जा रहा है। हमारे साथ पहले कॉलर हमारे मौजूद हैं और हमारे डिस्टिंग्विश पैनल से जो है वो अपना सवाल पूछेंगे। अली मुराद फ्रॉम सरगोदा। जी अली, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम सब पैनल को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मेरा सवाल आप सबसे ये है कि अगर आप देखें कि मोहम्मद हारिस जो है वो नेशनल टीम में 1 डाउन खेल रहा है, ठीक है, अगर पेशावर ज़ल्मी उनको 1 डाउन खिलाए, क्योंकि हमने तो अभी वर्ल्ड कप के लिए आगे प्रिपेयर होना है, अगर उनको हम 1 डाउन खिलाएं और सऊद शकील को, क्योंकि वो पाकिस्तान कप में ओपन कर रहा है और बहुत अच्छी तरह कर रहा है और बहुत अच्छी वो क्रिकेट खेल रहा है, अगर हम उसको बाबर आजम के साथ भेजे तो ये बाबर आजम के लिए भी अच्छा होगा और लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन जो सामने वाली अगेंस्ट जो टीम होगी उनके लिए मुश्किल का बाइस होगा। आई थिंक आपका पॉइंट टेकन। हां जी, पॉइंट टेकन। थैंक यू अली। बहुत शुक्रिया। आई थिंक साइम अयूब की ये बात कर रहे हैं कि साइम अयूब एंड मोहम्मद हारिस। बिल्कुल मिसबा, अगर हम आपसे ये सवाल पुट अप करें कि जी आप हारिस को जो कहते हैं जी नेशनल टीम के लिए 1 डाउन आ रहे हैं, और जाहिर है उसकी बड़ी वजह ये है कि हमारी ओपनिंग जो है वो बिल्कुल वहां पे फिक्स हुई हुई है, फिक्सेटेड है, लिटरली हम उसको छेड़ने को तैयार नहीं है। तो वो कहते हैं कि जी क्या साइम अयूब से ओपन करवाया जा सकता है? जी मिसबा। देखें, बिल्कुल कराने के लिए करा सकते हैं, और राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन जो है वो वैसे भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है दूसरी टीम की बॉलिंग लाइनअप को। ऑब्वियसली अगर आपने लेफ्ट आर्म स्पिनर से ओपन करानी है तो कहीं ना कहीं अगर लेफ्ट हैंडर सामने होगा तो उसको मुश्किल होगी। फास्ट बॉलर्स को भी कल हमने देखा, शाहीन को लेफ़्ट राइट के कम्बिनेशन की वजह से थोड़ा सा लाइन को एडजस्ट करने में मुश्किल हुई, तो ये आप कर सकते हैं। और सैम भी अगर देखें तो वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स मारता है और स्पेशली वो नए बॉल को, उस पेस को बड़ा अच्छा यूज़ करता है। तो ये इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। आपने अगर आगे भी पाकिस्तान टीम में यही देखना है कि हारिस ने 3 ही खेलना है तो आप कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि वो ज़ल्मी ये सोचती है कि क्योंकि हारिस की ज़्यादा इफेक्टिवनेस है फर्स्ट 6 ओवर्स में, तो वो इसलिए उसको यूज़ कर रहे हैं कि ठीक है पावर प्ले का जितना मैक्सिमम यूज़ करे वो तो मतलब कि बिल्कुल ही वो खुला खेलता है और वो जो फील्ड रिस्ट्रिक्शन है उसको यूटिलाइज़ करता है। तो आई थिंक नंबर 3 जो ओपन दोनों पे वो खेल सकता है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप उसको बिल्कुल खिला सकते हैं। और पाकिस्तान के लिए तो अगर आपने नंबर 3 ही उसको खिलाना है तो इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन कि हाँ जी वो 3 पे खेले यहाँ पे भी, और उसने वहाँ पे परफॉर्मेंसेस की हैं। ऑलराइट, चलें जी, अगला सवाल जो है वो हम लेने वाले हैं मिसबा आप ही के होम टाउन से, मियाँ वाली से जो है वो हमारे पास सवाल आया है। सैफुर रहमान क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सैफ। वालेकुम सलाम सर, कैसे हो? बिल्कुल ठीक। मिसबाह हक साहब, आप मियाँ वाली से हो? मैं भी सर मियाँ वाली से हूँ। क्या बात है, सवाल तो पूछें अपना। मियाँ वाली वाला सवाल है कि
क्वेटा की ग्लैडिएटर जो मुसलसल मैच हार रही है, ओपनिंग की वजह से हार रही है, क्योंकि कभी वो जैसन रॉय और गुप्टिल ओपनिंग पर आते हैं, कभी बेंगलजाई आता है, फिर भी इनकी ओपनिंग ना ठीक नहीं हो रही, लगातार मैच हारते जा रहे हैं। उनको क्या चीज चेंज करनी पड़ेगी कि इनकी ओपनिंग ठीक हो जाएगी और ये मैच जीत जाएंगे? इरम से पूछ लो। इरम, कोयटा का सवाल है, सो यस। बात ये है कि जी बात बिल्कुल ठीक है इनकी कि बेस नहीं उनकी बन रही। बड़ा इम्पोर्टेंट होता है T20 हो या वनडे हो या टेस्ट क्रिकेट हो, आपके लिए बैटिंग में स्टार्ट बड़ा ज़रूरी है और वो अनफॉर्चुनेटली स्टार्ट उनको मिल नहीं रहा। मुझे लगता है कि ठीक है वो स्ट्रगल किया है। मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि अब पिंडी में अगर मैचेस हैं तो इनको चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वो पिचेस हैं जहाँ पे रॉय गुप्टिल दोनों को सूट करेंगी ये पिचेस। बॉल आएगा, बाउंस अच्छा है, और ये वो कराची की परफॉर्मेंसेस पे मेरा नहीं ख्याल कि इनको अब चेंज करना चाहिए। ये द मोस्ट डेंजरस प्लेयर्स होंगे ये दोनों इन कंडीशन में। नीचे टीम को थोड़ा सा सेटल डाउन करें, बैलेंस करें और अपनी बॉलिंग को भी थोड़ा सा बैलेंस करें, क्योंकि बॉलिंग में जब आप, मैं बार बार कहता हूँ, जब आप चोर बॉलिंग दुबई में चल जाती थी, थोड़ा स्पिन मिल गया बीच में आपको बोले, यहाँ पे परफेक्ट बैटिंग कंडीशंस में जहाँ पे बाउंड्रीज भी छोटी हैं, आपके अगर बॉलर क्वालिटी नहीं होंगे आपको 200 लग जाएगा। 200 कभी 10 मैचों में एक दफ़ा चेज़ होगा और वो भी बहुत आपका अच्छा दिन होगा। तो ये आपको सोचना है, ये बैटिंग जो हमें नज़र आ रही है ना टीमों की कि फ्लॉप हो रही है, बेसिकली वो हो क्यों रही है? 200 प्लस चेज़ करने जब आप जाते हैं तो फिर वो इतने प्रेशर में आप हर बॉल को हिट करने जाते हैं तो पता चलता है 100 पे आउट हो गए, 130 पे आउट हो गए, 140 पे आउट हो गए। तो आपको टीम पूरी बैलेंस करनी पड़ेगी। बिल्कुल। इंजी भाई को भी खुश आमदीद कहते हैं। इंजी भाई ने भी हमें रीजॉइन कर लिया और हमारी फ़ोन कॉल्स का सिलसिला जारी है। आप लोग आए, अपने सवालात पूछें हमारे एक्सपर्ट पैनल से। और इस वक्त जो तीसरी फ़ोन कॉल हम शामिल करेंगे, अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं पतोकी से। ये हमारे कोरेस्पॉन्डेंट अब्दुल कादिर नहीं है। अब्दुल, आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। क्या पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद अफरीदी से ये पूछना चाहूँगा कि वो इस दफ़ा PSL में क्यों नहीं आए? हम उनका वेट कर रहे थे। ठीक है, मैं पूछती हूँ भाई, आप इस दफ़ा PSL में क्यों नहीं आए? वो आपका वेट कर रहे थे। मुझे समा वालों ने जाने नहीं दिया, मैं तो जा रहा था, लेकिन मैं यहाँ पे भी बैठना था ना, वरना आपके फ़ोन कॉल कैसे ले पाता मैं। हाँ, आज आप कैसे बात कर पाते अगर वो वहाँ खेल रहे होते? इस वजह से नहीं आए। ठीक हो गया जी। इन बिटवीन जब तक कॉल कोई और अब इंजी भाई क्योंकि आ गए, इंजी भाई आपकी गैर मौजूदगी में एक पेशावर ज़ल्मी के हवाले से सवाल पूछा गया था, साइम अयूब के हवाले से। हमने कहा आपसे भी ज़रा इसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू हम ले लें। किसी ने कहा था कि जी हारिस वन डाउन नेशनल टीम के लिए खेलता है, तो साइम को ओपन करा के हारिस को वन डाउन, क्या इस तरह की कोई प्लानिंग सोची है आप लोगों ने? लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी आपको मिल जाएगा? नहीं, मेरे ख्याल में कि दोनों अपनी जगहों पे बहुत अच्छा खेल रहे हैं, क्योंकि जी हारिस ठीक है लाहौर के खिलाफ स्कोर नहीं कर सके, लेकिन उससे पहले बड़ा अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं सारे मैचेस में, और साइम नंबर 3 पे बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो हमारे जहन में तो इस तरह की कोई चीज़ भी नहीं है और ना कोई बैटिंग ऑर्डर चेंज करने का हमारा इरादा है। तो लेकिन मैं कहूँगा जी दोनों बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अगर साइम अयूब के हवाले से बात की जाए तो बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है और जिस तरह वो खेल रहा है, और अभी बिल्कुल यंग है, और कि अभी बहुत सारी चीजें उसको सीखनी चाहिए अभी, और बहुत सीख भी रहा है। बड़ा अच्छा लड़का है। तो मेरे ख्याल में कि ये पाकिस्तान का फ्यूचर बन सकता है, और ये अभी जल्दी है। ये सिर्फ इस चीज के साथ कह रहा हूँ क्योंकि जी अगर ये मुसलसल इसी तरह मेहनत करता रहे, और जिस तरह शाहिद ने भी, जिस टाइम इसने पहली इनिंग्स में स्कोर किया था, शाहिद ने भी एक चीज कही थी कि सिर्फ फोकस रहना, कि दूसरी चीजों पे अपना फोकस ना करना, कि बाहर की चीजों पे। लेकिन इसमें एबिलिटी है कि जी ये अगर क्रिकेट पे फोकस रखे, इसको ध्यान से करे, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत लंबा खेल सकता है। वो इसलिए कह रहा हूँ कि इसके पास स्ट्रोक्स भी है, टैलेंट भी है, और इसके पास है ना ये दिमाग से भी खेलता है, क्योंकि इसको इस्तेमाल करते ही अच्छी चीज है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इंजी भाई ने कही है कि जल्दी नहीं करनी। जिस तरह पास्ट में हो रहा था ना, 1-2 T20 की इनिंग से लड़का डायरेक्ट पाकिस्तान टीम में आ जाता,
वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। और मिसबा इमाम ने इसको हमेशा मेंशन किया, जो इस तरह के प्लेयर है उन्हें सीजन खेलने दे डोमेस्टिक का। वो अच्छी तरीके से पूरा खेल कर डोमेस्टिक के सीजन में और फिर इंटरनेशनल सिनेरियो में एक्सपोज हो। बट इन सारी कॉन्वर्सेशंस में, क्योंकि बीच में इमाम का माइक काम नहीं कर रहा था, थोड़ा सा एक बात करना चाहूंगा जी, मैं ये बात करना चाहूँगा कि मैं अपनी बात करूँ कि मैं 2001 में मेरा डेब्यू हुआ। इन बिटवीन 2007 तक मैं पाकिस्तान से नहीं खेला। मोस्टली मैं टीम के साथ आता था किसी एक आधे टूर पे या, लेकिन मैं क्रिकेट नहीं खेला। लेकिन वो जो गैप कम हुआ मेरा इंटरनेशनल क्रिकेट का उस टाइम पे, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल का, बहुत सारे और प्लेयर थे। इमरान फरद था, इवन सलमान बट था, ये सारे लोग, मोहम्मद आसिफ था। हम लोग रेगुलर बेसिस पे उस टाइम पाकिस्तान ए से खेल रहे थे और पाकिस्तान ए बहुत एक्टिव उस टाइम हमारे टूर्स होते थे। तो वो जो एक स्टेप हमें अभी गैप नज़र आता है ना, अब जब इंटरनेशनल खेलते हैं लड़के के, डोमेस्टिक से सीधा पाकिस्तान टीम में जाते हैं, वो एक सीढ़ी हमें पाकिस्तान ए की सूरत में बीच में मिली हुई थी। हमने ऑस्ट्रेलिया के भी टूर किए, हम ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे खेले, हमने श्रीलंका के टूर किए, कीनिया में खेले अगेंस्ट इंडिया। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग पाकिस्तान टीम के अगेंस्ट भी, इंजी भाई को याद होगा, फर्स्ट जब मेरा डेब्यू भी हुआ था तो मैंने सीज़न में परफॉर्म किया था। उसके बाद हमारी पाकिस्तान टीम के साथ प्रैक्टिस मैचेस हुए, वो 4-5 मैच हम लोग ए टीम के खेले, जिससे वो गैप हमारे लिए काफ़ी हद तक कम हुआ। आजकल मैं देखता हूँ कि वो बिल्कुल नहीं है। आप जब भी वो जो हम हाई परफॉर्मेंस सेंटर की बात कर रहे हैं, परफॉर्मर्स को उसमें लाएं डोमेस्टिक के, फिर वहाँ पे उनको अच्छी तरह खंगालें, छानें, उनको देखें, उनके आपस में मैचेस हों, पाकिस्तान टीम के साथ अगर टाइम मिले तो मैच कराएं, फिर कहीं ए टीम कहीं ना कहीं अरेंज करें बाहर की कंडीशंस में, उनको अच्छी तरह देखेंगे इसकी कैपेबिलिटी इंटरनेशनल लेवल के लिए कैसी है और इसका टेम्परामेंट कैसा है। फिर आप देखेंगे कि ये लड़के जब भी टीम में आएंगे वो स्टेप लेके वो परफॉर्म करेंगे, उनको वो जो स्ट्रगल करना पड़ता है वहाँ पे आके वो नहीं होगी। मुशी भाई को भी वेलकम करते हैं। मुशी भाई ने भी ज्वाइन कर लिया है। एंड अब इमाम, एट लास्ट आई एम कमिंग बैक टू यू। आपसे एक सवाल, बिल्कुल ही वो डी ट्रैक हो गई वो डिस्कशन जो हो रही थी, बट ऑन फील्ड बिहेवियर की जो हम बात कर रहे हैं, आप क्या चिप इन करेंगे उसके बारे में? देखिए, दोनों ना एक रिलेशनशिप होता है आपस में कि आपका ऑन उस विकेट पे आप दोनों कैसे फील कर रहे हो। लेकिन मेरे ख्याल से किसी भी बैट्समैन को जब आप आउट हो गए तो, और ख़ास तौर पे आप दूसरी टीम के कैप्टन भी हो, तो इतना अच्छा कोई फील नहीं होता। और जब आपकी टीम भी हार रही हो, बट ये है कि वो इसका जवाब बेहतर हारिस रऊफ ही दे सकते हैं कि उन्होंने वो मजाक में किया था, जो कि उन्होंने बाद में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्लियर किया है कि मेरा मजाक है उससे काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने इसीलिए किया। तो ये इंसिडेंट्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ये देखें या इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है और वो उसके साथ कितनी दोस्ती है। लेकिन मैं पर्सनली जो है इस चीज़ को इतना अच्छा नहीं समझता, ख़ास तौर पे जब मैच हो रहा और बैटिंग के वक्त, तो अगर बैटिंग के वक्त मुझे कोई तंग करता है तो मुझे तो इतना अच्छा नहीं लगता। और ख़ास तौर पे अगर आप आउट होकर वापस जा रहे हो तब आपको तंग करे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रोफेशनलिज्म का जो एक एलिमेंट है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग टीवी पे देख रहे होते हैं, तो वो ऐसा लगता है कि क्योंकि PSL एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है, तो वो एक प्रोफेशनलिज्म ऐसा लगता है कि आप उस एलिमेंट में चले जाते हो कि जिस पे ज़रा थोड़ा सा मुझे अनप्रोफेशनलिज्म वाली चीज़ में आ जाता है। तो मेरे ख्याल से मेरा एक अपना पर्सनल ओपिनियन है कि ये नहीं होना चाहिए। ऑफ द फील्ड आप जो मर्जी करो, उसमें आपको कोई भी नहीं रोकता, लेकिन जब आपका ग्राउंड में मैचेस है तो दोनों के लिए मेरे ख्याल से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। I think very well said। सवेरा, अगर आपको याद हो, हमें पता भी चला था कि हमने जब लास्ट टाइम कामरान गुलाम को थप्पड़ मारने वाली बात की तो हारिस को शायद वो चीज़ इतनी अच्छी लगी नहीं थी। उन्होंने शाहीन को कहा था, शाहीन ने हमसे कहा था, आप लोगों ने इस मैटर को बहुत ड्रैग कर लिया था। लेकिन बहरहाल हमें लगा था दिस शुड हैव बीन टॉक्ड अबाउट। हम एक कॉल ले लेते हैं, लेकिन इनका जवाब जो है वो हम फिर ब्रेक से वापस आके लेंगे। हमारे साथ साहिवाल से मोहम्मद एहसन मौजूद हैं जी, मुशी भाई का टाउन साहिवाल। चलें जी, सवाल सुनते हैं जी। जी वालेकुम सलाम एहसन, क्या सवाल पूछेंगे? जी मेरा जी लाला जी से सवाल है सर कि 200 का टारगेट देके इस्लामाबाद का जो अपना बैटिंग प्लान था सर वो नहीं चल सका, या वो प्रेशर में आ गए थे जो टारगेट देके?
ठीक है जी, इस सवाल का जवाब सवाल है। बस वो प्रेशर आ गया था और प्लान होना चाहिए था, उस प्लान को एग्जीक्यूट किया नहीं उन्होंने, सही तरीके से खेले नहीं है। अगर अच्छा खेलते तो मेरे ख्याल में ये रन हो सकते थे। पिच भी अच्छी थी और बाउंड्रियां भी छोटी थी। बिल्कुल। सो जवाब आपको मैसन, और वक्त यहाँ पे एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी और फोन कॉल्स जो हैं वो शामिल करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जोर का जोड़ में अदील और सवेरा आपके साथ मौजूद हैं। एंड ऑफ कोर्स टुडे इज द ब्रेक डे एंड ऑफ डे इन पाकिस्तान सुपर लीग 8 और कल से मैचेस रावलपिंडी में अपना डेब्यू कर रहे होंगे फॉर दिस सीजन, जिसके बारे में ब्रेकिंग न्यूज़ अभी हमें कादर ख्वाजा ने भेजी है कि वहाँ पे स्पाइडर कैम्प की सहूलियात पिंडी स्टेडियम में मैसर नहीं होंगी। ब्रॉडकास्टर ने पीसीबी को जो है वो आगाह कर दिया। ब्रॉडकास्टर का ये कहना है कि रावलपिंडी स्टेडियम के करीब पतंगे बहुत उड़ती हैं और धाती दौड़ से उड़ने वाली इन पतंगों की वजह से स्पाइडर कैम की केबल को नुकसान पहुंच सकता है। पाकिस्तानी इश्यूज, पाकिस्तानी प्रॉब्लम्स सिर्फ हम ही समझ सकते हैं। वाकई सीरियसली पतंगे उड़ती हैं तो इस वजह से जो है अंग्रेज भी कह रहा होगा धाती डोर, व्हाट इज दिस मेटालिक वायर केबल मैन, अमेजिंग। तो इस वजह से जो है वो स्पाइडर कैम यूज नहीं होता। चलें जी, हम आपकी कॉल्स आज ले रहे थे, बहुत मजा आ रहा था आपकी कॉल सुनने में। अभी ऐसा करते हैं, जरा कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस में से, आज क्योंकि ब्रेक है तो जरा हम जो टॉप 5 वाला सिलसिला करते हैं। सो लेट्स लुक एट द टॉप 5 परफॉर्मर्स इन पाकिस्तान सुपर लीग राइट नाउ। लेट अस स्टार्ट विद बैट्समैन। इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग के जो टॉप बैट्समैन हैं वो कौन से हैं, ये आपकी स्क्रीन पे आ गए हैं अब जी। तो इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग के जो टॉप परफॉर्मर हैं आ जाएंगे जल्दी इंशाल्लाह जी, आ गए आप बिल्कुल। मोहम्मद रिजवान ऑफ कोर्स, बहुत बड़ी लीड उन्होंने बनाई हुई है अगेंस्ट नंबर 2 फखर जमान, जो तेजी से आगे बढ़ते हुए अब नंबर 2 पर आ गए। लेकिन रिजवान इज स्कोरिंग इन वर्चुअली एवरी मैच। स्ट्राइक रेट इज इंप्रेसिव 141.5, एवरेज ऑफ 89.50, सेंचुरी भी स्कोर कर चुके हैं। फखर के 235 रन हैं एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 173, अमेजिंग, और उनका एवरेज 47 है। रायली रूसो नंबर 3 पर आ गए हैं अब 3 दिन के मुकाबले पहले 225 रन उनके हैं, स्ट्राइक रेट ऑफ 166, एवरेज ऑफ 56। और नंबर 4 पे इमाद वसीम, जिन्होंने अपने 6 इनिंग्स में 180 रन बनाए हैं एट ए स्ट्राइक रेट ऑफ 176.47। टॉप 5 में इमाद has the highest strike rate right now। और 5वें नंबर पे हैं बाबर आजम। बाबर ने अपनी 5 इनिंग्स में 178 रन बनाए हैं एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 130.88। सो अच्छा, जेम्स विंस बाय द वे नंबर 6 पर हैं, शायद लिस्ट में जेम्स विंस इज गॉन नाउ, सो उनका पीएसएल जो है वो खत्म हो गया है। लाला रिजवान तो ज़ाहिर है अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन फ़खर जमान क्या ज़बरदस्त तेज़ी से उठकर जो है वो आ रहे हैं ऊपर, और ऐसा लग रहा है फ़खर इस वक्त अपनी बेस्ट पॉसिबल फॉर्म में। मेरे तो जी ये 2 जो प्लेयर्स हैं जिनके नाम ले रहे हैं, रिजवान और फखर, ये पाकिस्तान T20 के ओपनर्स ये होने चाहिए। नंबर 3 बाबर आजम होना चाहिए। ठीक, मेरा सीधा से हुआ। कलम तोड़ दिया लाला ने। नहीं, कलम नहीं तोड़ा, मेरी राय है ना। इंजी भाई की, मिसबा की वगैरह, मुशी भाई वगैरह की अलग होगी, लेकिन बिल्कुल इस राय को आगे लेकर चलते हैं। इंजी भाई से पूछते हैं, यही बात इंजी भाई से भी पूछते हैं कि क्या रिजवान और फखर पाकिस्तान की T20 ओपनर होने चाहिए। इंजी भाई नहीं, बिल्कुल हो भी सकते हैं कि जी कोई इसमें ऐसी बात नहीं है, और ये डिबेट बड़े अरसे से चल रही है कि जी बाबर को नंबर 3 पे खेलना चाहिए, लेकिन बाबर मेरे ख्याल में कंफर्टेबल महसूस नहीं करता कि जी नंबर 3 पे खेलने पे। और ये उसकी एक ये भी है कि वो जितना नीचे खेलेगा ना, देखो बाबर का भी अगर स्ट्राइक रेट लिया जाए ना, जो उसका पहले 6 ओवरों का स्ट्राइक रेट है वो बहुत अच्छा है, लेकिन 6 ओवरों के बाद जो उसका स्ट्राइक रेट है वो डिफरेंट है, वो इतना अच्छा नहीं है जितना पहले 6 ओवरों का है। तो बाबर जितना भी नीचे जाके खेलेगा ना, उतना उसको मुश्किल होगी, जितना टॉप ऑर्डर पे खेलेगा उतना उसके लिए बेहतर है। लेकिन अगर हम यहाँ चीज देखें, अब जितने भी, जिस तरह हम इंग्लैंड की बात कर रहे थे या ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे थे, अब जितने भी प्लेयर्स आ रहे हैं उनकी जो स्ट्राइक रेट है ना, पीएसएल में एक तो हम स्कोर जरूर देखते हैं, लेकिन हमें ना ये स्ट्राइक रेट भी देखना चाहिए कि जी किस लड़के ने अच्छे स्ट्राइक रेट से स्कोर किया है। जिस तरह 173 पे किया, 178 पे किया। अब्दुल्ला शफीक जो नंबर 3 पे बैटिंग कर रहा था, 2 मैच खेला है उसने, तो उसका स्कोर तो इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन उसका जो स्ट्राइक रेट है ना, कल भी जो उसका स्ट्राइक रेट था वो 200 का था, और विद क्रिकेटिंग शॉट्स, क्योंकि जी ऐसे शॉट्स नहीं खेल रहे थे कि जी कोई आके उसने चलाए हो, बिल्कुल प्रॉपर शॉट खेल रहे थे। और जो हमारे खिलाफ उसने मेरे ख्याल में 67 या 68 किया था,
उस टाइम भी 150 प्लस का स्ट्राइक रेट था जी। तो हमें ऐसे प्लेयर देखने चाहिए कि जी जो जिस तरह मिसबा बात कर रहा था ना कि जी सॉलिड भी हो लेकिन उनका स्ट्राइक रेट भी है ना 150 प्लस का हो। तो आजकल की जो डिमांड है ना जो सारी लीग में भी है या इंटरनेशनल क्रिकेट की डिमांड है वो इस चीज की कि जी आपका स्ट्राइक रेट है ना कहीं भी नीचे ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके स्कोर नहीं है कि आपने 80 किया है, बेशक आपने 60 किया हो या 50 किया हो, लेकिन किया किस स्ट्राइक रेट से, ये बहुत अहमियत का हामिल है। बिल्कुल, और ये इस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होनी चाहिए क्योंकि T20 फॉर्मेट में स्ट्राइक रेट बहुत मैटर करता है। मिसबा, इससे एक डिबेट यही ओपन होती है कि क्या T20 की सिलेक्शन पे एक प्री रिक्विजिट होना चाहिए कि इस स्ट्राइक रेट का लड़का जो है वो T20 का हिस्सा बन सकता है, इससे कम स्ट्राइक रेट का लड़का T20 का हिस्सा नहीं बन सकता। देखिए, इस किस्म की जब आप चीज़ें करते हैं ना तो फिर वही बात आ जाती है जैसे हम फिटनेस की बात करते हैं और फिटनेस टेस्ट की बात करते हैं कि कोई आप एक चीज़ सेट कर देते हैं फिर आपको बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उस पर आपने टीम बनानी है ना। तो इसमें जो टीम आपकी बनती है सारे प्लेयर आपके ये नहीं होंगे कि आप कहें कि वो सारे ही 170 स्ट्राइक रेट वाले हों, लेकिन मिनिमम, हाँ ये तो मेरे ख्याल में अब क्लियर है लोगों को कि मिनिमम भी जो एंकर भी है आपकी टीम में उसका स्ट्राइक रेट भी 130 या 130 से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। बाकी जो प्लेयर हैं जो उसके बाद आते हैं या एंड पे आते हैं तो 150 एंड 150 प्लस का स्ट्राइक रेट होगा तो कहीं आप 200 के आसपास पहुंचेंगे। तो ये जब आप टीम बनाते हैं, नॉर्मली अब दुनिया में देखें तो दुनिया इस तरह ही खेल रही है कि आप एक एंकर खिलाते हैं, 6 टॉप के बैट्समैन और बाकी आपके जो प्लेयर होते हैं वो बस गेम को जो है ना वो आगे लेके चलते हैं और उनके स्ट्राइक रेट्स 150 या उस प्लस होते हैं। आपको ओवरऑल टीम को देखना है, जो फ़खर की भी और बाबर की और रिजवान की अभी बात हो रही है ओपनिंग की। देखिए उसमें एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है, आपने देखना ये है कि फ़खर भी ये ख़ुद फ़खर का भी ख्याल है और फ़खर को भी अगर आप देखें तो नॉर्मली वनडे में वो सक्सेसफुल है क्योंकि वो पहले 2 से 3 ओवर लेता है, 3-4 ओवर वो लेता है और उसके बाद वो जो है वो अटैक करता है बॉलर्स पे। T20 में भी अभी आप ताहिर बेग उसके साथ उनको रखने का मकसद ये है लाहौर कलंदर्स के कि फ़खर को पहले कम से कम 2-1 ओवर का टाइम मिल जाए और फिर वो जो है ना वो अटैक करे। जब भी वो आते ही अटैक करने जाता है ना तो उसके आउट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और उतना ही ज़्यादा उसकी एवरेज भी नहीं है और वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल भी नहीं है। उसकी अगर आप स्टैट्स निकालेंगे ना, ही बिकम्स डेंजरस वंस ही प्लेज एटलीस्ट 10 to 12 बॉल्स, 8 से 10 बॉलें खेलने के बाद। और जब वो ऐसा प्लेयर है कि जैसे बाबर सर्कल के बाद थोड़ा सा बाबर को मुश्किल होती है, फ़खर ऐसा प्लेयर नहीं है। फ़खर अगर सेट है और 7वें ओवर में वो स्पिनर आ गया या कोई बॉलर आ गया, अगर वो चाहेगा ना तो वो 3 छक्के भी आराम से मार देगा उसको, बिकॉज वो बाउंड्री क्लियर करना उसके लिए कोई मसला नहीं है। तो यही सोच के उसको 3 पे किया था और मुझे लगता है कि अगर ये सेट एक आपका पैटर्न चल रहा है तो मुझे लगता है कि इसको इस तरीके से चलाएं। हमें आगे ढूंढने की ज़रूरत है, 4था, 5वां, 6ठा T20 में अपने लिए कि वो कैसे कौन से प्लेयर होंगे जो 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से रन करेंगे। अच्छा, ये कोई है ना नेशनल टीम के अंदर आप आके सीधा एक्सपेरिमेंट या इसके बेस पे सिलेक्शन नहीं होती। हम जो बात कर रहे थे इससे पहले भी सवेरा अगर आपको याद हो बात हुई थी या मैंने जब चीफ सिलेक्टर था तो ये बात की थी मैंने कि 130 135 के स्ट्राइक रेट वाले ये कोई नेशनल टीम के प्लेयर्स के लिए नहीं थी। इसी चीज को, इसी माइंडसेट को आप डोमेस्टिक में लेके जाओ ताकि नया बच्चा जब खेल रहा हो तो उसको पता हो कि भाई ये डिमांड है ऊपर की क्रिकेट की, मेंटेन रखना है। हाँ, ग्रास रूट लेवल पे लेके जाए इन चीजों को ताकि वहां से प्लेयर्स को अवेयरनेस और मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग हो कि यार इसके बगैर तो सिलेक्शन होनी नहीं है। तो ये अवेयरनेस वहां के बच्चों की डोमेस्टिक क्रिकेट को देनी है। ऑलराइट जी, ऐसा करते हैं जरा बॉलर्स पे भी जो है नजर डाल देते हैं बिकॉज हम प्रोग्राम के बिल्कुल इख्तिताम की जाने बढ़ रहे हैं और हम नहीं चाह रहे कि यहाँ पे जरा कोई तशनगी रह जाए। तो जी बिल्कुल, बॉलर्स जो इस आप टॉप देखें तो जाहिर है फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट जिस तरह रिजवान ने अपनी लीड बनाई हुई है, एहसानुल्लाह भी जो है वो इस वक्त टॉप है, ही हैज गॉट 14 विकेट्स, जो एवरेज ऑफ 9.35, लेकिन उससे ज़्यादा इंप्रेसिव इज इकॉनमी 5.53 की इकॉनमी के साथ जो है वो एहसानुल्लाह ने बॉलिंग किया विच इज़ अनबिलीवेबल। शाहीन शाह अफरीदी पिछले मैच में 5 विकेटें लेने के बाद, पिछले मैच में 5 विकेटें लेने के बाद अगेंस्ट ज़ल्मी 10 विकेटों के साथ अब नंबर 2 पर आ चुके हैं। 8.33 की इकॉनमी के साथ उन्होंने बॉलिंग किया। बाज़ अफरीदी
with an economy on the higher side 9.75, 10 विकेटें ले चुके हैं। उसामा मीर इकोनॉमी 6.91 और 9 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं, और मोहम्मद हसनैन है 5वें नंबर पर, 8 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं एट एन इकोनॉमी ऑफ 8.15। इरम इस लिस्ट में ऑफ कोर्स आगे जब आते हैं तो हसन और इमाद वसीम जो हैं, आज इमाद को मैंने इमाम कह दिया, अल्लाह करे इमाम भी इसमें नजर आए हमें जल्दी। इरम इमाद तकरीबन 1.25 साल हो गया, बैटिंग वाली साइड पे, बैटिंग वाली साइड पे बिल्कुल जी। इरम इमाद, आपको लगता है कि 1.5 साल तकरीबन 1.25 साल हो गया, वर्ल्ड कप में आखिरी बार खेले थे, यूएई वाला जो वर्ल्ड कप था उसमें, दैट वाज द लास्ट टाइम दैट ही प्लेड। उसके बाद पिछला पीएसएल भी इमाद का बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सा रहा था। डू यू रियली थिंक ही इज गियरिंग अप नाउ फॉर हिज रिटर्न टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम? जी बिल्कुल सही आपने बात बोली है कि मुझे लगता है कि अब वो पाकिस्तान टीम का जो है वो दरवाज़ा फुल ज़ोर की नॉक कर रहे हैं, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी चल रही है पूरे पीएसएल में। और मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि जिस तरह इमाद वसीम जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, थोड़ा सा मोहम्मद नवाज़ के लिए थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। बाकी तो ये सिलेक्शन कमेटी और पीसीबी वो बेहतर जानते हैं, लेकिन इमाद वसीम जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब उनको वापस टीम में आ जाना चाहिए। एंड वेरी वैलिड ऑब्जर्वेशन, नवाज ने अभी तक टूर्नामेंट में 3 विकेटें हासिल की हैं एट एन एवरेज ऑफ 56 एज एन इकोनॉमी ऑफ लाला, तकरीबन 11.5 रन फी ओवर दिए नवाज। केस स्ट्रांग होता जा रहा है। सिर्फ नवाज के ऊपर नहीं, आप इमाद को लेके आ सकते हैं, शदाब के पीछे भी बिठा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि शदाब को निकाल दें, वो मेन इस वक्त टीम की बैकबोन है, लेकिन इमाम जैसा प्लेयर जो फॉर्म में है उसको बेंच पे होना चाहिए, ताकि शदाब जब खेल रहे हो तो उसको पता है कि एक लड़का फॉर्म में मेरे पीछे बैठा हुआ है, ऑन हिज टो होगा। ये उस बेंच की बात करते हैं हम हमेशा। बिल्कुल प्रेशर होना चाहिए हर पोजीशन के लिए। बिल्कुल बेंच बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। बट इमाम, मैं अगर अभी जैसे बॉलर्स की बात हो रही थी, अगर आपको डिसीजन मेकिंग पे रखा जाए और ये वो किया जाए कि बॉलर विद लेसर इकोनॉमी या बॉलर विद एन इम्पैक्ट जाए, उसकी इकोनॉमी भले हायर साइड पे हो मगर वो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, विकेट्स के कॉलम में ज्यादा विकेट्स हैं, आपकी विच वन वुड यू चूज? देखिए उसके लिए डिपेंड करता है कि मेरे पास दूसरे बॉलर्स कौन से हैं टीम में। अगर मुझे क्योंकि देखो बैलेंस के साथ टीम बनानी है, अगर मेरे पास दूसरे और स्ट्राइक बॉलर हैं तो मैं फिर इकॉनमी वाले के साथ जाऊंगा। अगर मेरे पास इकॉनमी वाले ऑलरेडी टीम में है तो मैं एक पेस वाले बॉलर के साथ जाऊंगा, जैसे एहसान उल हक, जिसका इम्पैक्ट पड़े और जिससे कि सिर्फ मैं ये बोलूं कि भाई आपने सिर्फ विकेट लेने जाना है और आपने रन्स का मैटर नहीं है आपके लिए, हमारी टीम को आपकी ज़रूरत है कि आपने विकेट लेने। तो 2 अलग अलग चीज़ें हैं, तो डिपेंड करता है कि आपकी टीम को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। बट पर्सनली T20 क्रिकेट में मैं हमेशा इम्पैक्टफुल वाले प्लेयर के साथ जाऊँगा जो मुझे विकेटें लेके दे, क्योंकि गेम वहीं से चेंज होती है। और मैं खुश हूँ काफ़ी ऐड करूँगा इमाद वसीम की परफॉर्मेंसेस से, क्योंकि मैं हमेशा मुझे लगता था कि ये इमादी जो है कभी भी T20 की स्पेशल टीम से बाहर नहीं होता पाकिस्तान टीम में। अगर आप देखें जो वर्ल्ड कप की भी हम जो दुबई में खेले हैं उसमें काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी। बेसिकली इन्होंने इतने ज़्यादा आउट नहीं किए थे, लेकिन काफ़ी इकनॉमिकल रहे थे और नए बॉल से हर जगह हर मैच में इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। तो इसके लिए इनके लिए मैं काफ़ी खुश भी हूँ। और मुझे लगता है कि जिस तरह लाला ने बात की कि ये प्लेयर के पीछे जो प्लेयर आ जाता है, इससे ये होता है कि कंपटीशन बढ़ता भी है। और जहाँ तक शेडी की बात की तो मेडी तो ऑलरेडी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बाय नोइंग दैट कि जो वर्ल्ड कप है हमारा, वो अगर आप देखें वनडे का वर्ल्ड कप, वहाँ पे स्पिनर्स का बहुत अहम रोल है। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि उसामा मीर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। और एक लंबा लेग स्पिनर है जो लाला बेहतर बता सकते हैं कि जिसकी हाइट होती है उसका जो है वो ज़्यादा मुझे लगता है कि बॉल ग्रिप करता है और ज़्यादा मुश्किल होता है बैट्समैन के लिए। तो वो भी एक अच्छा एक ओपिनियन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, उसामा मीर एक अच्छा इंक्लूजन हो सकता है। और शैडी मैडी की जिस तरह आपने बात की ना, लग रहा है 2 जुड़वा बहनें नहीं होती, शैडी मैडी साथ साथ होने चाहिए। बट आज थोड़ा सा मौका के फ़ायदा, हम लाला बहुत दिनों से ये कोशिश कर रहे थे, इंजी भाई भी हों आप भी हों, इमाम के रिश्ते की हमने इतनी दफ़ा बात की और इंजी भाई उस वक्त मौजूद नहीं थे, तो वो हमने कुछ डिस्कशन करनी थी ना। नहीं, तो ये तो इंजी भाई का सवाल है, ये तो इंजी भाई से सीधा सीधा पूछे। इंजी भाई बड़े हैं फैमिली के, और वो आज जिस तरह वो रंग भी पहन के आया हुआ है, तो इंजी भाई कब का प्लान है, प्लीज जरा बताएं कब हम आए? इंशाल्लाह जल्दी है, कोई देर नहीं होगी इसमें इंशाल्लाह। हाय 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 हाय, वेरी गुड इंजी भाई, गुड शॉट। क्या इमाम को पता है कि देर नहीं होने वाली है? नहीं, इमाम को भी पता है। और ये दीन जिस चीज की इजाजत देता है कि जी लड़की की भी मर्जी होनी चाहिए, लड़की की भी मर्जी होनी चाहिए, तो ये किस तरह हो सकता है कि जी इनकी मर्जी ना हो? हाँ, इमाम ने बहुत मर्जियां कर ली है, अब इंजी भाई की मर्जी है।
जी नहीं इंशाल्लाह जल्दी सारे हम जमा होंगे। और ये आजकल बड़ा अच्छा लग रहा है कि जी जिस तरह ये मेरी बेटी की शादी हुई, शाहिद की 2 बेटियों की, ये सारी हमारी अपनी बेटियां हैं। अभी सकलैन की बेटी की शादी, तो बड़ा अच्छा ये लग रहा है कि जो हम एक टाइम के थे वो उनकी सारों की हो रही हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है। अल्लाह सारों के नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन आमीन। माशाल्लाह टीम प्लेयर्स की भी एक साथ शादियां हो रही हैं। वैसे अभी कोई कमेंटेटर भी कह रहा था कि लगता है इन्होंने ऑफ सीजन में सिर्फ शादियां की हैं इन लोगों ने। इट्स द सीजन शादियों का सीजन है, बिल्कुल शादियों का सीजन है। सो इमाम फिर आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। किस चीज के लिए? अच्छा भोला सा भाई हमारा छोटा सा भोला, क्या बात हो रही है, कुछ नहीं पता। और इरम की तो वैसे ही लाला पता है रिश्ता आ चुका है, तो वहाँ भी अच्छा वैसे नेक खिदमत खल्क का काम हो रहा है। वाह जी वाह जी वाह। इधर लाला से तस्वीरी भेजते, कौन है वो जिसके वाकई शो का नाम भी जोड़ है ना, जोड़ शो में जोड़ है। ये जोर का जोड़ जो है ना, शादी का जोड़, जाहिर सी बात है अच्छा ही जोड़ होना चाहिए, वो तो यही वाला सिलसिला चल रहा है। बट यस अभी इधर आज जो है कुछ कह रही है इरम, कुछ कह रही है जी इरम क्या कह रही हैं? वो कह रही है इमाम की तरफ ही रहें। मैं कह रही हूँ अभी इमाम की तरफ ही रहें। वो कह रहे हैं पहले मैं कोयटा जाके खुद सर्वे करूंगी। कोयटा जाके खुद सर्वे, कोयटा जाके स्वयंवर होगा है, देखा जाएगा कि कौन सा लड़का। नहीं इरम अंदर से बहुत खुश है। हाँ कि रिश्ता आया है लेकिन हाँ लाला कह रहे हैं बहुत खुश है इरम आप। यार देखिए हमें क्रिकेट पे रहना चाहिए, हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं। क्रिकेट की बात नहीं बिल्कुल क्रिकेट की बात कर रहे हैं। बिल्कुल किसी क्रिकेटर का रिश्ता ढूंढ लेते हैं इनके लिए। ठीक है चलें जी, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, वंडरफुल शो टुडे, बहुत मजा आया। आज ऑफ डे ऑफ कोर्स था पीएसएल में, तो हमने बड़ा नॉस्टैल्जिया बात की, पुराने मैचेस की बात की। ऑफ कोर्स हाउ कुड वी नॉट टॉक अबाउट the current PSL going on. Thank you so much Lala as always. Thank you so much Inzi bhai, Mushi bhai, Miss bhai, Iram, Imam, had a wonderful time inshallah. कल आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर 4 PM की न्यूज़ हेडलाइंस के बाद अदील और सवेरा हाजिर होंगे। Remember tomorrow there is a game, Peshawar Zalmi taking on Karachi Kings, the first game that is to be played in Rawalpindi. That's going to be so awesome. Inshallah कल होगी मुलाकात, till then goodbye, God bless and Allah Hafiz.